हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनएडिटेड विद अतुल। फ्रेंड्स, आज का जो मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है वो किया है मिस्टर अचल आनंद के साथ। अचल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मिस्टर अचल एक जियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी है डीयू से, हंसराज कॉलेज से, एंड देन उसके बाद उन्होंने मास्टर्स एमएससी किया आईआईटी बॉम्बे से। आज मिस्टर अचल से बात करते हुए मेरे को पता चला कि आईआईटी में बीटेक के अलावा भी कोर्सेज होते हैं जैसे एमएससी। इससे पहले तक मेरे को सिर्फ यही मालूम था कि आईआईटी में बीटेक और एमटेक ही होता है, लेकिन आज अचल से बात करते हुए मेरे को पता चला कि आईआईटी में एमएससी जैसे कोर्सेज भी होते हैं जिनकी एंट्री जैम एग्जाम के थ्रू होती है। आज के अगर पॉडकास्ट के बारे में मैं अगर बताऊं तो हमने डीयू लाइफ को डिस्कस करा कि डीयू में इलेक्शंस होते हैं, डीयू की लाइफ कैसी होती है। हंसराज कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेजेस में से एक है, उसके बारे में हमने डिस्कशन करा। डीयू की कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई क्यों जा रही है उसके बारे में डिस्कस करा। एंड उसके बाद अचल से बात हुई आईआईटी बॉम्बे में एमएससी की जर्नी, जो कि उन्होंने काफ़ी डेप्थ में हमारे साथ शेयर करी। एंड आईआईटी बॉम्बे का कैंपस कैसा है, आसपास का एरिया कैसा है, वो सारी चीज़ें हमने आज के पॉडकास्ट में डिस्कस करी हैं। एंड इसके बाद जो आज के पॉडकास्ट में मेन टॉपिक्स हमने कवर करे वो थे कि आजकल इतने ज़्यादा लैंडस्लाइड्स क्यों हो रहे हैं। सी लेवल राइज कर रहा है जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो आइलैंड्स हैं वो ऑलरेडी पानी के अंदर जा चुके हैं। एंड हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में जो आइलैंड्स हैं उनका हमें मैप में निशान ना दिखे और वो भी पानी के अंदर पूरे चले जाएं। एंड इसके अलावा अर्थक्वेक्स आते हैं, हिमालयाज़ अभी भी राइज कर रहे हैं। एंड ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स थे जो आज की डेट में हमने बात करी। एंड जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था केजीएफ। तो इस पॉडकास्ट को गाइज आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एंड इस पॉडकास्ट के एंड में हमने डिस्कशन करा कि एज अ जियोलॉजिस्ट आपके करियर ऑप्शंस क्या होते हैं एंड आप अपने करियर को कैसे ग्रो कर सकते हो। फ्रेंड्स, आज का जो पॉडकास्ट था वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड आई ओपनिंग था। एंड आई होप कि ये आज का जो पॉडकास्ट है ये आपके लिए भी उतना ही इन्फॉर्मेटिव होगा। काफ़ी सारे टॉपिक्स थे जो आज हम डिस्कस नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। एंड मैं मिस्टर अचल के साथ एक और पॉडकास्ट बहुत जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। अगर आपके कुछ डाउट्स हों इस पॉडकास्ट से रिलेटेड या फिर जो आप कुछ पूछना चाहते हैं मिस्टर अचल से, तो आप उनको प्लीज़ कॉमेंट में मैंशन करना। मैं अगले पॉडकास्ट में उन डाउट्स को क्लियर करूँगा एंड मिस्टर अचल के साथ डिस्कशन करूँगा। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। हाय अचल भाई, थैंक यू सो मच यार, अपना इतना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालने के लिए और मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। अरे नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली। दिवाली की बधाई आपको भी। तो यार अचल, स्टार्टिंग कैसे हुई? जैसे आपने ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स दोनों जियोलॉजी में करा है, तो जनरली लोग ये फील्ड चूज़ नहीं करते हैं। मतलब लोगों का ऐसा होता है कि या तो डॉक्टर या इंजीनियर, तो वाई जियोलॉजी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मेरा ये देखना था 12th क्लास में कि जो ये फील्ड्स हैं, जो 3 फील्ड्स हैं, इंजीनियरिंग, लॉयर, डॉक्टर, ये काफ़ी सैचुरेट हो गए। मेरे आसपास के ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंजीनियर, डॉक्टर ये सब चुन रहे थे। मैंने कहा कि क्यों ना मैं अपना काम थोड़ा आसान बना लूँ और कुछ ऐसा सोचूं जो थोड़ा सा और हटके हो एंड जिसमें पोटेंशियल हो। तो मेरे दिमाग में यूपीएससी भी चल रहा था उस दौरान। तो मैंने बोला कि इसके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रिलेटेड कुछ क्यों ना चुना जाए। तो मैंने अलग अलग कॉलेजेस में अप्लाई किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और फिर उसके बाद और भी जो बीटेक के कॉलेजेस थे उनमें भी देखे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे को जियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट काफ़ी अपील किया 2-3 वजहों के कारण। पहला कि वो तो ऑप्शनल था ही, दूसरा उसके ऑनलाइन रिव्यूज़ जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को बेहतर महसूस हो रहे थे, क्योंकि मेरा खुद का जो पैशन है, मैं ट्रैकिंग और ट्रैवलिंग बहुत पसंद करता हूँ, वो उसका एक बहुत बड़ा कोर एलिमेंट है। उसके अलावा जियोग्राफी से काफ़ी तालमेल है और मेरे को वो चीज़ हमेशा से एक आकर्षित करती थी। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि जियोलॉजी को क्यों ना एक ट्राई किया जाए। उसके बाद जब मैं उसमें घुसा, धीरे धीरे करके मेरे को उसमें इंटरेस्ट भी जागने लगा। हो सकता है आसान सब्जेक्ट है, या हो सकता है मेरे को एक स्किल था उस चीज़ के लिए, एंड जिसके आगे मैंने बैचलर्स के बाद मास्टर्स करने का भी फिर सोचा आगे के लिए। तो यार जैसे आपने बताया कि आपने स्कूल में मन बनाया था कि आपको जियोलॉजी करनी है, जनरली ऐसा होता है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चे के करियर पे, कि वो बोलते हैं कि आपको इंजीनियरिंग करनी है 12th के बाद या एमबीबीएस करनी है। तो जब आपने घर पे बताया कि यार मेरे को इस फील्ड में जाना है, तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था? उन्होंने मना नहीं करा? मेरे घर में मेरे को लगता है एक ऐसा चीज़ था जो शायद
थोड़ा सा रेयर है, डेमोक्रेसी थी वो। तो मैंने उन्हें बोला, उनको कन्विंस करने की कोशिश किया, उन्होंने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की, और फिर अंत में जब एक तरह का समझौता है तो फिर ये समझ आया कि ठीक है, जियोलॉजी इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि अंत में यूपीएससी जो है उसको मेरे को परस्यू करना। अगर एज एन इंजीनियर या एज ए डॉक्टर मैं करूँगा तो उसके भी जो है मेरे को ये पता चला था कि वो डिफ़िकल्ट स्ट्रीम्स हो सकते हैं आगे यूपीएससी में। बैकअप ज़्यादा अच्छा ऑब्वियसली डॉक्टरी और इंजीनियरिंग है, लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स को ये कन्विंस किया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज में जाना है, एंड उस वजह से उन्होंने काफ़ी हद तक मेरा समर्थन दिया। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ा। तो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था जियोलॉजी में? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को हंसराज कॉलेज के द्वारा किया था, एंड उसमें एक डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी है। जो स्टूडेंट लाइफ है वो तो स्टूडेंट लाइफ है। 84 कॉलेजेस हैं, हर कॉलेज का एक फेस्ट होता है हर साल। 84 फेस्ट, जहाँ जाना है जाओ। पूरा ओपन कैंपस है, एंड इट्स वेरी वेरी हैपनिंग। मतलब पूरे भारत का एक तरह का एक रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे आता है। आपके पास नॉर्थ ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, सब जगह से आपके वहाँ पे लोग आए, एंड उनसे मिला हूँ, उनसे दोस्ती किया हूँ, एंड बहुत ही आई ओपनिंग एक्सपीरियंस। आपको आपके कुएं से निकालता है, वो इस तरह का जगह है। रही बात जियोलॉजी का एक्सपीरियंस, तो हम लोग का डिपार्टमेंट जो है वो हंसराज कॉलेज का जो बाउंड्री है उसके जस्ट बाहर है, एंड वहाँ पे भी मतलब सारा जो फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ सही है। आप जो यूजुअली देखते हैं, कभी कभी सीटिंग का प्रॉब्लम है, कभी कभी वेंटिलेशन प्रॉब्लम है, क्लिनलीनेस प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें वहाँ नहीं मिली। हम लोग का तो म्यूजियम भी था अच्छा। डिपार्टमेंट के अंदर ही, में अलग अलग तरह के फॉसिल्स और अलग अलग तरह के जो कहेंगे फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरोसेंस, अलग अलग तरह की चीज़ें जो सही में इंटरेस्टिंग लगती हैं, और मैंने अपने कई नॉन जियोलॉजिस्ट दोस्तों को भी लेके गया तो वो भी अप्रिशिएट किए। तो उस तरह का था। लैब्स थे, बहुत सारे महंगे महंगे इक्विपमेंट होते हैं इसमें, एंड अलग एक कम्युनिटी का फील था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरे लिए बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। यार दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बोला जाता है कि वहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा रहती है, तो आप इन्वॉल्व थे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में? जी, अपने फर्स्ट ईयर में जब मेरे को उतना ज़्यादा ज्ञान विज्ञान नहीं था इस बारे में, तो मैंने ये सोचा कि एक बार इसमें देखते हैं घुस के। तो ऑब्वियसली यू डोंट स्टार्ट एज अ लीडर, यू स्टार्ट एज अ ग्राउंड वर्क। तो मैं एज अ ग्राउंड वर्कर था, तो मैं अपने क्लासमेट्स को, उनको नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, झुंड बना के उनको ले जाता था ये मार्चेज में, क्योंकि कई बार जो लीडर्स होते हैं उनका पुल, यानी कितने लोग जो हैं वो इकट्ठे कर लेते हैं, उससे डिसाइड होता है वो कितना आगे बढ़ेंगे, किस तरह के पोस्ट्स उनको मिलेंगे। तो 2-1 महीने ये करने के बाद, और जब मैंने देखा कि जिस तरह का, पहली बात तो वेस्टफुल इन्वायरमेंट है, देयर इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ इलीगल लिकर दैट गोज अराउंड, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बच्चे अंडर एज हैं। दिल्ली में यू हैव 25 ईयर एज लिमिट, तो मैं उसको इसलिए इलीगल मानूंगा। एंड मेरे को लगा कि ये मेरे लिए नहीं है। देयर वाज अ लॉट ऑफ मसल पावर इन्वॉल्व्ड एज वेल। जो लोग कैंपस के बाहर से आते थे एंड दे वुड इंटिमिडेट मेनी स्टूडेंट्स। तो वो सब देखने के बाद मुझे लगा कि मेरी परवरिश नहीं है इस तरह की। तो फिर मैं वहाँ से निकला, थैंकफुली, क्योंकि इट वॉज एन अर्ली स्टेज, आई वॉज नॉट परस्यूड और एनीथिंग, एंड आई वॉज देन एबल टू एक्चुअली मेक द मोस्ट आउट ऑफ माई स्टूडेंट लाइफ। ऑल्दो मैं अलूफ नहीं रह सकता पॉलिटिक्स से, क्योंकि पॉलिटिक्स हमेशा कुछ ना कुछ करके मेरे लाइफ में तो आएगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा दूरी बना लिया बेशक, लेकिन ये पता है किसको सपोर्ट करना है, किसको क्या करना है, यू नो, आई वॉज इन्फॉर्म। तो यार ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स होती है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, ये क्या बाहर से कंट्रोल्ड होती है? कि आप जैसे बता रहे हो कि बाहर से लोग आते हैं, तो बाहर के जो लोग होते हैं, वो पावरफुल जो लोग हैं, वो कंट्रोल करते हैं? जी देखिए, ये स्टूडेंट विंग्स हैं ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो डेफिनेटली देर इज़ अ टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। डेफिनेटली अंदर के लोग भी जो हैं वो कुछ अपना आवाज़ और अपनी ज़रूरतों को उठाते हैं, बाहर से भी उनको कुछ आदेश आते हैं, तो डेफिनेटली है। लेकिन ये है कि इट्स नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग, बिकॉज यही लीडर्स जो हैं आगे चल के बागडोर संभालते हैं सरकारों का। जैसे अरुण जेटली और ये सारे जो हमारे नेताएं रह चुके हैं, तो ये सब भी इसी दौरान जो है वो उठे स्टूडेंट पॉलिटिक्स से। तो आई थिंक इट्स अ गुड वे टू एक्सपेरिमेंट, एंड बाहर से इन्फ्लुएंस हो या ना हो, आई थिंक इट्स अ गुड रियलिटी चेक फॉर एनीवन हु इज एस्पायरिंग टू बी अ पॉलिटिशियन और लीडर इन दैट रेंज। और क्या क्या होता है इलेक्शंस के टाइम पे? जैसे लिकर तो एक है ही,
और बाकी क्या चीज़ें होती हैं वोट लेने के लिए? जैसे वोट बैंक्स वाला एस्पेक्ट तो है ही, यू हैव सर्टेन कम्युनिटीज दैट वोट अ सर्टेन वे, एंड देन उसके अलावा देर इज़ अ डिपार्टमेंट सॉलिडारिटी एज वेल, कि मतलब अगर मान लीजिए आप किसी एक डिपार्टमेंट के हैं, आपके सीनियर्स ने आपके साथ मिलजुल के बोला कि अपने पूरे डिपार्टमेंट वाले इस बंदे को वोट करते हैं क्योंकि ये अपने डिपार्टमेंट का है, वैसा करते हैं, तो उस तरह से भी वोट्स लिए जाते हैं। देयर इज ऑल्सो अ लेगेसी, कि मतलब मान लीजिए कि कई समय से चला आ रहा है कुछ और वो लोग अच्छा काम करते आ रहे हैं तो वो है, लेकिन अगर वही लोग खराब काम कर रहे हैं या कुछ स्कैंडल हुआ तो उस समय उनको फिर बदल दिया जाता है। तो इट्स अ हेल्दी डेमोक्रेसी मैं तो कहूँगा। देयर आर 2 लेयर्स, पहला तो कॉलेज लेवल, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल। मेरे को ये ज़रूर दिखा है कि हाँ देर इज़ थोड़ा अंडर हैंडेड काम होता है, लेकिन मेरे को लगता है कि कोई भी डेमोक्रेसी में वो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं जीतने का। यार अचल, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो जियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें फैकल्टीज़ कैसे हैं, एंड उन फैकल्टी ने आपको एक अच्छा जियोलॉजिस्ट बनने में कैसे हेल्प करी? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली। एक मिक्स्ड बैग है फैकल्टी का, एंड कुछ सही में ऐसे थे जिनको अपना पूरा जो नॉलेज बेस है वो एकदम सॉलिड था उनका, एंड डेफिनेटली कुछ ऐसे थे जो कहीं ना कहीं नॉलेजेबल थे लेकिन कन्वे नहीं कर पाते, और तीसरे लोग तो थे जो उतना नॉलेज बेस जो है शुरुआती दौर में नहीं दिखा पाए। लेकिन सबके पास ऐसे क्रेडेंशियल्स थे, कुछ विदेश से पोस्ट डॉक्टरेट करके आए, कुछ अच्छे अच्छे आईटीज से अपना पीएचडी करके आए एंड ऑल। जियोलॉजी जो है वो बहुत प्रैक्टिकल अप्लाइड साइंस है, तो इसलिए आपको फील्ड वर्क कंपोनेंट है एंड ऑल। सो ऑल ऑफ देम हैड प्रूवन बियॉन्ड अ डाउट कि दे वर knowing their domain. But yes, a few faculties did stand out in terms of guidance, in terms of knowledge, in terms of mentorship as well. I remember some of the faculties were talking about MSc के roots, how to apply for MSc later on, क्योंकि इंडिया में BSc जो है वो अपने आप में उतना ज़्यादा अच्छा फॉल बैक नहीं बनता है। तो अगर मान लीजिए मैं UPSC के लिए ऑप्शनल भी लूँ तो इट शुड ऑल्सो हैव अ फॉल बैक कंपोनेंट। उन लोग का बस ये है कि बच्चों को जितना हो सके सपोर्ट कर लिया जाए, और उस तरह से मतलब मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड था क्योंकि मैंने उन फैकल्टीज से भी इंटरेक्ट किया है जो नॉन DU यूनिवर्सिटीज से हैं, तो उसमें मैंने देखा कि देर इज़ अ डिफरेंस इन एक्सपर्टीज लेवल। तो इसलिए आई वॉज रिलेटिवली सेटिस्फाइड कि मेरे को एटलीस्ट एक नॉलेजेबल पूल ऑफ टीचर्स जो है वो एक्सेस में मिला है। यार अगर किसी को जियोलॉजी स्टडी करनी है तो ये कोर्स हर जगह तो नहीं अवेलेबल होता हर यूनिवर्सिटी में, तो एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, और अगर किसी को पढ़ना है तो और कौन से इंडिया में टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे वो अप्लाई कर सकता है? जियोलॉजी का मैंने एक 2020 की बात है, मैंने एक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया था जो ऑल इंडिया लेवल था। तो मेरे को तब जाके रियलाइज़ हुआ कि कितने सारे यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस जहाँ पे ये हो रहा है। ऑब्वियसली आपने सही कहा कि बहुत कम जगहों पे ऑफर होता है, लेकिन हमने जो पूल बनाया था उसमें से 39 जो 39 कॉलेजेस जो हैं वो हमने उनको इनवाइट किया। ये तो सबसेट है, इसका एक सुपर सेट है कि जिसमें इतने सारे जगहों पे जो है जियोलॉजी अभी किया जाता है। अब रही बात जो इनमें से जो क्रीम ऑफ द क्रॉप है वो आपको जैसे वाडिया इंस्टीट्यूट करके है उत्तराखंड में, फिर उसके बाद रेवेनशॉ यूनिवर्सिटी करके है उड़ीसा में, मास्टर्स कोर्सेज के अलग कॉलेजेस हैं, फिर कॉटन यूनिवर्सिटी करके आसाम में। तो इस तरह के बहुत सारे जगहों पे आपको मिलेगा। सागर यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फेमस अब हो रहा है, दैट्स इन मध्य प्रदेश। तो ये सारे जगहों पे ना आपको एक क्लास के फैकल्टी भी मिलेंगे, एक क्लास का पीयर ग्रुप भी मिलेगा जो आपको पुश करे आगे और अपने आप को एडुकेट करने के लिए जियोलॉजी को, इवन बियॉन्ड द क्लासेस दैट यू अटेंड। तो वो चीज़ जो है मेरे को लगता है ये 3-4 यूनिवर्सिटी जो है ये थोड़ा स्टैंड आउट करते हैं। यार ओवरऑल DU का एक्सपीरियंस कैसा था? DU का एक्सपीरियंस तो मेरे को लगता है कि मैं अभी जैसे 28 साल का हूँ, तो मैं DU का एक्सपीरियंस 18 साल से लेकर 21 साल तक में लिया था, एंड अभी तक के मेरे लाइफ एक्सपीरियंस में इट वाज द मोस्ट डिलाइटफुल एक्सपीरियंस जो मैं कह सकता हूँ। इतना सारा जो कहेंगे अनुभव लिए, खाने से लेकर, दोस्तों से लेकर, कल्चर से लेकर, और इतना जो एक्स्ट्रा करिकुलर फोकस भी है, यू हैव NSS NCC ये सारी चीज़ें, तो उसमें NSS का रूरल डेवलपमेंट में मैं पार्ट लिया था। तो वो इतना एक्सपोजर मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि हो सकता है, एंड यू नो मेनी पीपल यूज इट एज अ स्प्रिंग बोर्ड टू गो अब्रॉड फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज़। तो मैं वो देख रहा था कि DU में जैसे 3 कैंपस है, नॉर्थ साउथ और एक ऑफ कैंपस कहते हैं, विच इज़ बेसिकली इन 2 कैंपसेस को छोड़ के ईस्ट और वेस्ट दिल्ली में जो भी और कॉलेजेस हैं। डेफिनेटली नॉर्थ कैंपस में थोड़ा ग्लैमर, साउथ कैंपस में थोड़ा पॉशनेस है,
एम्बेसी वगैरह वहीं पे मिलेंगे। एंड ऑफ कैंपस का मेरे को उतना एक्सपोजर नहीं रहा, बट आई हैव हर्ड गुड थिंग्स। तो सबका इतना ज़्यादा फ्रेंडलीनेस है, एंड इट्स सो हैपनिंग दैट यू आर नेवर बोर्ड देयर। पीपल आर फ्रीली एबल टू मिंगल, मेनी प्रेजुडिसेस आर ब्रोकन। मैं जैसे मान लीजिए अगर किसी ने आपको घर में किसी तरह से पाला है और फिर उसके बाद आप यहाँ आए, तो लोगों से बात करके ग्राउंड रियलिटी समझ के आप अपने चीज़ों को भी क्वेश्चन करते हैं एंड आप बेहतर बनते हैं। तो वो एक चीज़ है जो DU में एक्चुअली प्रमोट किया जाता है। नाउ देर इज़ अ प्रोएक्टिव एंटी रैगिंग कल्चर एंड ऑल ऑफ दैट। तो काफ़ी हद तक जो परेशानियां हैं नए स्टूडेंट्स के लिए भी, तो वो भी हट गई हैं। कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब एक दूसरे से कन्वर्जेंट है। क्विजीन हर तरह का है, आप साउथ इंडिया के हैं तो आपको साउथ इंडियन क्विजीन भी मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट का भी खाना मिलता है, एंड वेरी वाइब्रेंट। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। यार अचल, अभी जैसे आपने मेंशन करा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंटी रैगिंग सेल्स हैं, तो आपने ऐसा एक्सपीरियंस करा कि किसी सीनियर ने ट्राई करा हो रैगिंग करने का? देखिए, मैं उसको रैगिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन क्या है कि कोई भी सीनियर जो है वो चाहेगा अपने जूनियर्स को जानना, एंड ऑब्वियसली जूनियर्स भी चाहेंगे कि सीनियर्स के टच में रहे, बिकॉज आगे क्या करना है उनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं बोल सकता। तो इंट्रैक्शन जो था वो ऑब्वियसली एक पावर डायनामिक रहता है। सीनियर्स जो हैं वो पहले से ही वहाँ पे हैं एंड जिम विम किए हुए हैं, तो जो उस समय थोड़ा हो सकता है इंटिमिडेटिंग हो, लेकिन हमारे फॉर्चुनेटली जो सीनियर्स थे वो वेल मीनिंग थे। तो अगर वो बेइज्जती करते थे तो पूरा बैच का एक साथ करते थे। तो बैच वाले जो हैं उस बेइज्जती में एक दूसरे को जानने लग गए, एक दूसरे का नाम, वो लोग कहाँ से आए हैं, क्या टॉलरेंस लेवल है, वो सारी चीज़ें। तो बैच का यूनिटी एक्चुअली बढ़ा उस वजह से। एंड डेफिनेटली सीनियर्स के साथ जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो आगे चल के हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ। मुझे याद है कि एक सीनियर थे जिनके साथ थोड़ा सा मेरा बहस चल रहा था, तो उन्होंने ही जो है मुझे गाइड किया जब MSc के स्टेज पे था मैं, कि कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं जो मुझे इस स्टेज में मेरे यूनिक प्रॉब्लम्स के लिए प्रिपरेशन में जो थे उसमें मेरे को हेल्प कर सकें। तो एट द एंड आई एम थैंकफुल कि जो उनका इंट्रैक्शन का एफर्ट था, बेशक हो सकता है कि वो रैगिंग के मन से आए हों या नहीं आए हों, लेकिन आई एम थैंकफुल कि दे रीच्ड आउट, कि हम लोग एक्चुअली जान पाए उन्हें भी। ये तो जो एलियनेशन या फिर अजनबी की तरह रहना एक ही डिपार्टमेंट में, वो मेरे को लगता है ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। आप जानते ही नहीं हो ना अपने जूनियर्स को। ये तो सही बात है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एक हेल्दी कॉन्वर्जेशन सीनियर के साथ और जानना पहचानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कॉलेजेस ऐसा करते हैं कि वो बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं जूनियर और सीनियर का इन्वॉल्वमेंट, कि वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ना तो उनसे बात करो ना उनसे मिलो। जैसे मैं अपने कॉलेज का बताऊं तो मेरे कॉलेज में लंच का टाइमिंग अलग था। फर्स्ट ईयर का लंच अलग टाइम पे हो रहा है, एंड सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर जो थे उनका लंच टाइमिंग अलग था। और जैसे कॉलेज ख़त्म होता था तो सीनियर्स की पहले छुट्टी हो जाती थी एंड हमारा टाइम बाद में ओवर होता था। ये एक डिसिप्लिन वाला इशू भी है। अब अगर मान लीजिए आपने अपने सीनियर्स को ट्रीट कैसे करते हैं वो आपने कभी सीखा नहीं, आगे चल के आपने एम्प्लॉयमेंट लिया कहीं पे, तो आपको वो तब भी नहीं समझ आएगा। आपको ये समझ आना चाहिए कि हायरार्की में कैसे वर्क फ्लो होता है, किस तरह का एक सटल रिस्पेक्ट होता है सबके बीच में। ऑब्वियसली लेन देन है, सीनियर्स को भी आपको रिस्पेक्ट देना होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है बिल्कुल ही उनसे इंटरेक्शन रोक दें, जो एक एक्सट्रीम स्टेप होगा मेरे हिसाब से। एंड मेरे को लगता है कि एंटी रैगिंग मूवमेंट बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसको इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए कि पूरी तरह से आइसोलेट कर दे एक जूनियर को, जो जिसको कुछ पता ही नहीं कि मैं क्या करूँ। तो वो एक चीज़ है जो इम्प्रूव किया जा सकता है। करेक्ट। यार अभी जैसे सुनने में आता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, तो जो कट ऑफ जाती है वो 100% तक जा रही है। तो हंसराज की कितनी कट ऑफ जाती है? देखिए, सारे कट ऑफ जो हैं वो तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करेगा। जिस सब्जेक्ट का ज़्यादा डिमांड है तो उस सब्जेक्ट का कट ऑफ हायर है। उसके अलावा 2-3 लिस्ट निकलते हैं। तो मान लीजिए कि फर्स्ट लिस्ट में कुछ लोगों ने 100 लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से 10 लोग जो हैं उनको और अपॉर्चुनिटीज़ मिल गए तो वो हट गए। तो सेकेंड लिस्ट में उन वैकेंसीज़ को भी टारगेट किया जाता है। और उसके अलावा डेफिनेटली रिजर्वेशन सिस्टम, तो हर रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से एक अलग कट ऑफ डिसाइड होता है। तो इस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में हंसराज का एक कट ऑफ तो कहना मुश्किल, लेकिन हाँ, इवन फॉर लाइक संस्कृत के जो कोर्सेज है, आई वुड से कि 91-92 ऐसे करके परसेंट एंड अबव। सो दिस इज़ द बेस्ट ऑफ 3 या 4, आई एम नॉट एबल टू एग्जैक्टली रिकॉल, लेकिन सो जितने भी आपके मार्क्स स्पोर्ट्स में हैं
उसमें से जैसे 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं, कुछ लोगों के 6 होते हैं, कुछ के 5 होते हैं, तो उसमें से जो 3 बेस्ट हैं या 4 बेस्ट हैं सब्जेक्ट्स, उनका एवरेज लिया जाता है और फिर देखा जाता है कि क्या वो 92 93 के ऊपर हैं एंड ऑल। उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट्स ऑफर किया जाता है। जो सब्जेक्ट आपको चुनना है उसको आप चुन के फिर उसके बाद उसमें एनरोल करें। तो सबसे ट्रेंडिंग सब्जेक्ट कौन सा है इस वक्त? इस वक्त मैं कहूँगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और ये सारे जो बैचलर्स इन साइंसेज हैं, इस तरह के कोर्सेज जो हैं वो थोड़े और ट्रेंडिंग रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एक कोर्स है जो मेरा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। अगर मान लीजिए आप साइंस स्ट्रीम के हैं और आपने ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट लिया या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम का और साइंस का सब्जेक्ट लिया, स्ट्रीम चेंज करने का एक आपको हिट मिलता है, तो 1.5% आपका बेस्ट ऑफ 4 जो है उससे माइनस हो और फिर आपको मिलेगा। तो अगर मान लीजिए आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का, आपको बीएससी फिजिक्स लेना है, तो आपको 1.5% का कट लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऑफर हो। तो लेकिन थैंकफुली क्योंकि जैसा मैंने कहा 84 कॉलेजेस हैं, तो कई कॉलेजेस जो हैं वो फिजिक्स ऑफर कर रहे हैं एंड मेरे को नहीं लगता कि किसी को बहुत मुश्किल होगा अगर उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में घुसना हो। तो आपके टाइम पे हंसराज की कट ऑफ कितनी थी जियोलॉजी में? मेरे टाइम में हंसराज की कट ऑफ 94.5 था, जितना मेरे को याद आ रहा है, एंड उसके बाद आई थिंक क्लोज हो गया था अनरिजर्व कैटेगरी। ओके, एंड आपके मार्क्स कितने थे 12th में? मैं आपको परसेंटेज बता देता हूँ बेस्ट ऑफ 4 जो मैं इस्तेमाल किया, तो 95.4 था जो मैं फिर यूज़ किया टू गेट माई एडमिशन। और मेरे जो सब्जेक्ट्स थे वो जो पीसीएम थे एंड उसके अलावा फिजिकल एजुकेशन एंड इंग्लिश, वही सोच रहा था कौन सा वाला है। तो ये 5 सब्जेक्ट्स के आधार पे मैंने अपना बेस्ट ऑफ 4 निकाला और उसके बाद मैं जाके अप्लाई किया। ओके यार, न्यूज़ में आजकल आ रहा है कि डीयू की जो कट ऑफ है वो 100% तक जा रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी हाई कट ऑफ क्यों जा रही है? इसके वजह तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इसका कल्प्रिट है वो ये है कि कई सारे स्टेट बोर्ड्स में आपको दिखेगा कि इन्फ्लेटेड मार्क्स दिए जाते हैं। कई लोगों को 100 में से 100 मिल रहे हैं 12th के मार्क्स में, तो सीबीएसई आईसीएसई में कम देखने को मिलता है। उसके अलावा जो पेपर लीक्स हैं और जो मास चीटिंग होता है, कई फ़ोटोज़ आपको इंटरनेट पे मिलेंगे, जो पेरेंट्स हैं वो बिल्डिंगों पे चढ़ के अपने बच्चों को फर्रे दे रहे हैं, तो वो सब चीज़ जो है डेफिनेटली बहुत गलत इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है। एंड यूनिवर्सिटीज़ के पास और कोई चारा नहीं है अपने मार्क्स को बढ़ाने के अलावा, ताकि एटलीस्ट जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको एक फेयर शॉट मिले। इंडिया में एकेडमिक एथिक्स का तो बहुत परेशानी है ही, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस तरह के जो मेजर्स हैं ये शॉर्ट टर्म हो और हम लोग ज़्यादा फोकस करें उस प्रॉब्लम पे कि चीटिंग हो क्यों रही है और हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, ये दिखा के कि मैं खरीद लूँगा तुम्हारे पेपर। और यार बिग 3 कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, स्टीफेंस, हिंदू एंड थर्ड कौन सा था? हंसराज। इनमें जाती है ना 100? इनमें कईयों में 100 जाती है, आपको एलएसआर एसआरसीसी ये सब में भी आपको 100 दिखेगा। एंड ये ऐसा ट्रेंड है जो तब तक नहीं सुलझने वाला जब तक एक रिफॉर्म ना आए कुछ स्टेट बोर्ड्स में, जहाँ पे इस तरह का चीटिंग और इस तरह का जो मैनिपुलेशन है इसको जो है एकदम जड़ से हटाया जाए। यार अचल, ठीक है, बीएससी तो हो गई दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर अभी आप जैसे बता रहे थे कि आपने एमएससी करी है आईआईटी बॉम्बे से। मैंने पहली बार ऐसा सुना है कि आईआईटी में एमएससी भी होती है। मतलब मैं जनरली ये चीज़ सोचता था कि यार आईआईटीज़ जो हैं वहाँ पे इंजीनियरिंग होती है, तो एमएससी आईआईटी बॉम्बे से जैसे करी है, तो क्या प्रोसीजर था? कौन सा एग्ज़ाम आपने दिया? उसके लिए कौन सा एग्ज़ाम होता है? लोगों को ये भी नहीं पता कि कौन सा एग्ज़ाम है उसका, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। कि मैं खुद अपने 3rd ईयर बीएससी में पहली बार पता चला कि आईआईटी बॉम्बे के भी रूट्स हैं मास्टर्स इन साइंस करने के लिए। वहाँ जाके और पता चला कि मास्टर्स इन आर्ट्स भी है वहाँ पे, लिटरेचर में, कन्नड़ लिटरेचर में और हिस्ट्री में, ये सब भी चल रहा है वहाँ पे। अच्छा। जो आईआईटी बॉम्बे में जो हम लोग का डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज, उसके थोड़े से दूर में ह्यूमैनिटीज़ का पूरे बिल्डिंग है। अभी उनको काफ़ी ज़्यादा ग्रांट भी मिला है तो वो और बढ़ा रहे हैं। देयर इज़ अ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इनसाइड द कैंपस आईआईटी बॉम्बे के अंदर, तो ये भी होता है एमबीए। तो डेफिनेटली आईआईटीज़ जो है ब्रांच आउट कर गए हैं, जैसे जैसे अपने आप को अडेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है रेलिवेंट रहने के लिए। और जो मैंने समझा 3rd ईयर बीएससी में वो ये था कि देयर इज़ अ एग्ज़ाम कॉल्ड जॉइंट एडमिशन फॉर एमएससी विच इज़ शॉर्ट फॉर्म इज़ जैम। तो जैसे जेई है आईआईटी जेई, वैसे ही आईआईटी जैम है। और इस एग्ज़ाम के द्वारा आप अगर कुछ बीएससी सेलेक्ट फील्ड्स होते हैं, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, जियोलॉजी,
इस एग्ज़ाम को आप देंगे और अगर आपका रैंक आया, आप में हुनर है, तो फिर उसके आगे आपको ऑफर्स आएंगे इन यूनिवर्सिटीज़ से, मैनी यूनिवर्सिटीज़, IIT रुड़की, मुंबई, खड़गपुर, कानपुर, और उस आधार पे आप अपना आगे चुन सकते हैं। उसके आगे अगर मान लीजिए आप MSc कर लिए तो फिर एक MTech का भी कोर्स होता है। सो MTech इन और जियोलॉजी या फिर MTech इन केमिकल इंजीनियरिंग, वो सब चीज़ें MSc के बाद कई लोग ऑप्ट करते हैं, और उसके लिए एक अलग एग्ज़ाम होता है जिसको गेट कहते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ, तो गेट वही एग्ज़ाम है जिससे कई लोग ONGC और कई और PSUs में भी एंट्री लेते हैं। तो इस तरह का जो है एकेडमिक स्ट्रक्चर है। तो मैं जैम के थ्रू अटेम्प्ट किया और मेरे को इतना रैंक आया कि मैं अपना मुंबई को चुन पाया, and फिर वहाँ पे मैंने 2 साल अपना MSc। यार ये जो एग्ज़ाम है जैम, इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है? क्योंकि जैसे जेई है वो तो टफेस्ट एग्ज़ाम है ही, तो जैम का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है? देखिए, जेई के हिसाब से तो मैं पर्सनली कहूँगा कि उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। मेरे कई दोस्त इस राय से सहमत नहीं है, क्योंकि उनमें से कुछ लोगों ने ड्रॉप लेके भी जैम किया, जैसे कई लोग जेई ड्रॉप लेके करते हैं एंड तब भी उनको अपना मन का कॉलेज नहीं मिला। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जियोलॉजी में मैंने, क्योंकि उतना गाइडेंस नहीं था जैम को लेके, कुछ सीनियर्स और कुछ फैकल्टी बस बात करते थे कभी कभी, उस वजह से मैंने सिर्फ सिलेबस पे फोकस किया, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको इतने बार किया कि मेरे ख़त्म हो गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन नहीं थे। और तो फिर मैं गेट का क्वेश्चन पेपर लेके उससे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि मेरे पास इतना समय था और क्वेश्चन ख़त्म हो गए थे, मॉक टेस्ट वगैरह कुछ होता नहीं है, तो सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर पे ही फोकस था। तो उस वजह से मेरे को लगता है मेरे को एक एज मिला, क्योंकि गेट का भी लेवल का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग था मुझे। और डेफिनेटली जो डिफ़िकल्टी लेवल है, मैं कहूँगा इट इज़ मोर अबाउट उस दिन आपका क्या माइंडसेट है। एक डिजिटल या ऑनलाइन पेपर है जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल सेलेक्ट और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जियोलॉजी में एटलीस्ट, आई थिंक फिजिक्स में भी होता है। एंड इस चीज़ के बाद जब आप उस दिन परफॉर्म कर गए, तो जैसे 3 घंटे का टेस्ट था, आई वॉज एक्चुअली एबल टू कम्प्लीट द पेपर इन 1 hour 45 minutes। तो वो उसका इसलिए वजह था क्योंकि इतना एकदम मतलब रट गया था प्रीवियस ईयर पेपर, एंड रेपिटिशन बहुत है। तो उसके बाद में बैठ के सिर्फ पूरे पेपर को वापस रिवाइज किया कि मतलब, और उसमें मेरे को 3 और गलतियाँ मिली रिवीजन के दौरान। तो इस तरह से जो है मेरे को लगता है कि जेई के तो कंपैरिजन में बहुत बहुत आसान है डेफिनेटली, लेकिन हाँ, जो जेई का रिजल्ट, जो रिवॉर्ड है, वो एक बीटेक डिग्री है और ये MSc डिग्री है, तो डेफिनेटली मार्केट वैल्यू भी आपको अकॉर्डिंगली मिलेगा। तो जैम का रिवॉर्ड एक आपको MSc डिग्री देगा, जिसका मार्केट वैल्यू तब आएगा जब आप कुछ इंटर्नशिप्स और कुछ और चीज़ें करें, जबकि IITs का बीटेक कोर्स जो है वो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे ऑफर्स देता है इंडिया में, अब्रॉड में, एंड सो। यार चल भाई, आपने ना दोनों इंस्टीट्यूशंस ऐसे पकड़े हैं जहाँ पे लोगों का सपना होता है पढ़ने का, कि फर्स्ट तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड सेकंड इज़ IIT बॉम्बे। तो IIT बॉम्बे का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं ये कहूँगा कि जो IIT बॉम्बे का एक्सपीरियंस था, वो मेरे को याद है ओरिएंटेशन में हम लोग हॉल में बैठे थे, तो जो डीन थे या डायरेक्टर थे उस समय के, उन्होंने बोला कि आपको जॉब टेकर्स के जगह जॉब मेकर्स बनना है, एंड यू हैव टू इनोवेट, एंड आपको दिखाना है कि आप इस इंस्टीट्यूट में हैं तो आप ओवर एंड अबव जा सकते हैं। अब मैंने इसको पॉजिटिव लाइट में लिया, कुछ लोगों ने मतलब जैसे थोड़ा सा अहंकारी पकड़ लिया इस चीज़ का, लेकिन मतलब हाँ, तो वहाँ डेफिनेटली जाके आपके पास क्लोज्ड कैंपस है, तो वहाँ एक अलग ऑरा होता है सबका, एंड एवरीवन इज़ वर्किंग हार्ड एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, DU और IIT के बीच में जो वर्कलोड डिफरेंस, मतलब एकदम हेवन एंड अर्थ, मतलब आकाश और धरती के बीच का अंतर है। इतना ज़्यादा मैंने देखा कि वहाँ पे जिस टाइम पे मैं स्लैक किया, उसी टाइम मेरे को उसका दंड मिला, एकदम सारे ग्रेड्स एकदम फ्लैट आउट होने लगे, तो वो बहुत रिस्की है। एंड वहाँ पे क्लोज कैंपस है, एंड बहुत पॉजिटिव कल्चर है, जो जैसे DU में आपको पॉलिटिक्स और वो सब वहाँ पे बहुत कम दिखेगा। एंड सिविक सेंस बहुत है, बहुत कम लोग गंदगी मचाएंगे या आपको गाली देते दिखेंगे या दारू पी के चल रहे हैं या वैसा टाइप का चीज़। और एक तेंदुआ भी है उधर। अच्छा। IIT का जो बाउंड्री है, इट इज़ ज्वाइनिंग संजय गांधी नेशनल पार्क। ओके। तो
वहाँ से एक तेंदुआ जो है बार बार आता है इस तरफ। तो मैं रात को निकलता हूँ लाइब्रेरी से, तो मैं बोलता हूँ भाई पहुँच पाऊंगा कि नहीं, हॉस्टल है वो सब, तो वो बहुत वो है। लेकिन इन माई टाइम देयर वाज नो अनटूवर्ड इंसिडेंट। तो ये डेंजरस नहीं है? जी है, लेकिन मतलब ये वाला एस्पेक्ट जो है वो मिटिगेटेड है इन द सेंस कि तेंदुआ जो है वो आदमखोरी नहीं, और वो इतने सालों से जो हम लोग के, जैसे हमने सीनियर्स से भी बात किया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने ये सुना कि भाई हमला हो गया है कुछ। बाकी इट इज़ अ वेरी बहुत अच्छा वेदर, एकदम कोस्टल है, एवरीथिंग इज फाइन। पोल्यूशन लोड इतना कम है डीयू से, मतलब आप दिवाली के बाद डीयू में रहिए और वहाँ पे रहिए भाई। और एंड वेरी वाइब्रेंट, इतने सारे की नोट स्पीकर्स आए हैं, सम पीपल लाइक जे साई दीपक, आई फॉलो हिम, एंड वो सब भी आए एंड आई वॉज एबल टू इंटरेक्ट विद हिम। मैं उनका लेक्चर में गया एंड मैं अपना बैग खोला तो देखा कि मैं थोड़ा सा यूपीएससी का पढ़ रहा था उस समय, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मेरे पास एक कॉपी था उस समय। तो मैं बोला कि भाई ये लेक्चर जस्ट आया, मैं जस्ट घुसा और कॉन्स्टिट्यूशन का मेरे पास कॉपी है, भाई मैं साइन लूँगा इसमें। तो मैं उनके पास गया छुप छुप के और फिर बोला कि थोड़ा साइन कर दीजिए, तो वो ऐसे करके और फिर साइन किया, तो आई स्टिल हैव दैट। एंड बहुत अच्छा, पंजाबी सीखने का कोशिश किया वहाँ। अच्छा। वहाँ पे पंजाबी के क्लासेस थे एंड मतलब हाँ, तो एक्सपीरियंस डेफिनेटली जहाँ पे डीयू में थोड़ा सा फ्रेगमेंटेड था, यहाँ पे क्या था, एक ईमेल लिस्ट। सो एवरी एक्सपीरियंस इन द कॉलेज इज एक्चुअली एट योर फिंगर टिप्स। तो आप एक्चुअली अपना वीक प्लान कर सकते हो कि मैं ये चीज़ें करूँगा, कि मैं मतलब मॉडल एयरप्लेन उड़ाने जाऊँगा या क्या कर रहा हूँ, वैसे टाइप के। एंड वेरी नाइस, एंड द पीपल देमसेल्व्स वेर ब्रिलियंट इन देयर फील्ड। तो एवरी वन दैट आई टॉक टू, दे हैड अ शार्पनेस ऑफ माइंड जो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, एंड आई रिमेंबर इट वेरी फॉन्डली। तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो थोड़ा सा मतलब अनऑर्गेनाइज्ड है, और जैसे अगर आप आईआईटी में गए तो वहाँ पे थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट मिला। डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आईटी बॉम्बे ज़्यादा ऑर्गेनाइज है। क्लोज्ड कैंपस है, नॉर्थ कैंपस जो है वो ओपन कैंपस है, एंड डीयू में देर आर 84 कॉलेजेस, जबकि आईटी बॉम्बे इज़ वन कॉलेज विथ मैनी डिपार्टमेंट्स। उसके अलावा जो वर्क फ्लो है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप एक कॉर्पोरेट दुनिया में, मतलब बिकॉज एवरीथिंग इज ईमेल्ड एंड देर इज़ अ रिस्पॉन्स सिस्टम, देर आर मैनी वेज टू एक्चुअली, जैसे स्टूडेंट काउंसलिंग का भी है, एंड लॉट ऑफ इट गोज टू द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिक्स पॉसिबली ऑन कैंपस। क्योंकि क्या होता है कि दीज टीचर्स आर एक्चुअली एबल टू डिलीवर ऑन एफिशिएंसी because there is less politics that are involved, there are less obstacles that they have to go through, and DU भी उस तरह का वाइब्रेंसी पकड़ सकता है if there is a moderation in the politics that are there। लोग मशाल लेके अगर चलेंगे सड़कों पे, और मेरे को लगता नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को उतना इंसेंटिव देगा कि वो अपना भाई दिमाग खराब करके दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज दिस फ्रेगमेंटेशन। यार आपने जैसे एक्सपीरियंस करा डीयू में जियोलॉजी बीएससी एंड एमएससी इन आईआईटी बॉम्बे, तो दोनों की फैकल्टी में डिफरेंस कैसा था? पहली बात तो मास्टर्स और बैचलर्स लेवल में देयर इज अ डिफरेंस। द इंटेंसिटी ऑफ वर्क दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस मास्टर्स लेवल पे वो ज़्यादा होगा। उसके अलावा क्वालिफिकेशन वाइज मैं ज़रूर कहूँगा कि आईआईटी बॉम्बे के फैकल्टी हैं वो ज़्यादा क्वालिफाइड हैं। आप भी सोचेंगे कि कोई फैकल्टी के दिमाग में यही रहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इंस्टीट्यूट्स की तरफ जाए, तो देयर इज़ अ हेल्दी कॉम्पिटिशन टू गेट इन टू these institutes as professors as well. So we did get a good cream of the crop in that sense. They are very qualified. And उनका पढ़ाने का तरीका ये है कि they take a lot of interest in delivering the thing and they take feedback. So what the teachers do is after every semester they send out a form and it's anonymous, and they try to ask students to please give me something that I can improve upon. And that is something which is a missing step in DU. तो इससे क्या हो रहा है ना, हर साल या हर सेमेस्टर ये लोग 1% अपना अगर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आपको ओवर टाइम बहुत ज़्यादा बेहतरीन टीचर्स मिलेंगे। नॉलेज तो है ही, अब इनका डिलीवरी भी बेहतर हो गया। तो ये हर डिपार्टमेंट में फीडबैक मांगते हैं सेमेस्टर के बाद? जितना मेरे को पता है, इट विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस द प्रोफेसर्स डू टेक टाइम टू टेक फीडबैक, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस रिव्यू जो है वो इस पर निर्भर करता है कि स्टूडेंट्स का भी क्या अनुभव रहा है। तो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है तो सब लोग अपना 110% दे रहे हैं। तो जो वहाँ के टीचर्स हैं उनका एक और ये बात था कि बिकॉज दे देमसेल्व्स हैव पुट इन सो मच वर्क इन द एजुकेशन, दे कुड एक्ट एज वेरी गुड रोल मॉडल्स। तो मेरे को एक याद है, एक टीचर थे मलय मुकुल करके था उनका, प्रोफेसर मलय मुकुल, और वो मेरे को बोले कि
यू हैव टू वर्क हार्ड इन वन स्टेज इन लाइफ, एंड ताकि उसके आगे आप आराम से थोड़ा सा कर पाओ रिलेटिवली. सो इफ़ यू वर्क हार्ड इन BSc, आपका MSc और बाकी का लाइफ जो है विल बी बेटर. इफ़ यू वर्क हार्ड इन MSc BSc में मस्ती किए तो बाकी का लाइफ विल बी बेटर. लेकिन BSc MSc दोनों में नहीं किए तो बाकी का लाइफ विल बी वेरी टफ, क्योंकि दैट विल बी द टाइम दैट विल बी वर्किंग हार्ड देन एंड इट विल बी स्ट्रेच्ड. तो वो चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुआ कि व्हाट इज़ ट्राइंग टू से इज, आप जो स्प्रिंग बोर्ड या प्लेटफॉर्म लेते हैं जिससे आप आगे का छलांग लगाएं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है. और उस तरह का जो कहेंगे सिंपलिस्टिक एनालॉजी मेरे को DU के में एक्सपीरियंस नहीं हुआ. एंड ये तो बस एक ही एग्जांपल है, कई बहुत इंस्पायरिंग प्रोफेसर्स हैं IIT बॉम्बे में. यार ये भी एक पॉइंट है कि IIT क्यों एक इतनी अच्छी ब्रांड है इंडिया में, कि IIT के प्रोफेसर्स हर सेमेस्टर के बाद आपसे फीडबैक ले रहे हैं. मतलब उनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, अगर मतलब माना जाए कि जो IIT में एक बारी पढ़ा रहा है, मतलब एक बारी उसकी जॉब लग गई तो वो तो वेल एजुकेटेड है ही, बट उसके बाद भी अगर वो फीडबैक ले रहा है तो ये भी एक रीज़न है कि वाई IIT इज़ अ ब्रांड. बिल्कुल. एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने ये जो चीज़ है फीडबैक लेना, दैट इज़ अ नॉर्म व्हेन इट कम्स टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज़. तो वो वहाँ पे नॉर्मल है कि आप फीडबैक लें स्टूडेंट से, आपने जिन्हें पढ़ाया उन्हें कैसा लगा. अब हम लोग का एजुकेशन सिस्टम क्योंकि अभी इवॉल्व कर रहा है, तो अभी ये नॉर्मल है इंडिया में कि आपने पढ़ाया, सामने वाले ने सुना एंड दैट्स इट. तो IIT सिर्फ मुंबई ही नहीं, बाकी IITs भी आई थिंक इस तरह का चीज़ को इंट्रोड्यूस करके इंडियन स्टूडेंट्स का एक्सपेक्टेशंस का लेवल बढ़ा रहे हैं. एंड ये चीज़ एक बहुत अच्छा तरीका है कि बाकी के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, वो भी इस तरह का इंट्रोड्यूस करेंगे सिस्टम, जब स्टूडेंट्स भी डिमांड करेंगे कि हमारी आवाज़ कहाँ सुनी जा रही है व्हेन वी आर गेटिंग एजुकेटेड. क्योंकि अब वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो था वो उतना ज़्यादा रहा नहीं उसका, अब टू वे का बारी आ गया कि आप स्टूडेंट्स भी जो हैं वो टीचर्स को बताएं कि आप इसको पढ़ाने का ये तरीका बेहतर कर सकते हैं. तो वो चीज़ जो है IIT एक ले रहा है, एंड उसी का रिवॉर्ड उसको मिल रहा है व्हेन इट कम्स टू ब्रांड रिकग्निशन. तो IITs जो हैं वो उस तरह के स्टूडेंट्स भी बना रहे हैं, उनके फैकल्टीज़ भी उस तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट्स को लीड कर रहे हैं. आप कोई भी अखबार उठाएंगे तो कई सारे जो ब्रेक थ्रूज हैं वो आपको IIT में मिलेगा. IIT मद्रास में आपको वो शक्ति का माइक्रो प्रोसेसर इंडिया का पहला है, उसका नाम शक्ति है. तो उस तरह की चीज़ें जो एक्चुअली अभी इंडिया को ज़रूरत है, तो उस तरह का एक्सीलेंस जो है वो आपको IIT में मिलेगा, डेफिनेटली उनका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा. यार मैंने ऐसा सुना है कि IIT में जो पढ़ाई है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड ज़्यादा है. थ्योरी तो है ही, बट वो वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिले. तो आपने जैसे जियोलॉजी में MSc करी तो वहाँ पे प्रैक्टिकल्स होते थे? जी. तो जो इंडस्ट्री एकेडमिया का लिंक है, जो इंडस्ट्री रेडी स्किल्स हम लोग को पढ़ाने वाली चीज़ है, उस चीज़ को लेके काफ़ी प्रोएक्टिव था डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज IIT बॉम्बे में. एंड उन्होंने कई सारे सेमिनार्स, कॉन्क्लेव्स और वेबिनार्स होस्ट किए जिसमें हम लोग इंडस्ट्री लीडर्स और इंडस्ट्री एम्प्लॉयज़ से हम लोग इंटरेक्ट करते थे एंड नेटवर्क करते थे. एंड उससे हम लोग को काफ़ी हद तक ये पता चलता था कि ऑफ द बुक्स हम लोग को क्या देखना है, आफ्टर क्लास क्या काम बचा. एंड वो वाला चीज़ थोड़ा सा मिसिंग हो सकता है बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन पीपल आर कैचिंग अप. अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में जो आया है, तो वो भी चीज़ जो है उसमें डाल रहा है वैल्यू कि आपको थोड़ा सा इंडस्ट्रीज़ को साथ लेके चलना होगा ताकि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े. सो कीपिंग दैट इन माइंड IITs ने वो एक्स्ट्रा स्टेप लिया है अपने स्टूडेंट्स को और फ्लो में रखने के लिए. यार मैंने ये सुना है कि IIT बॉम्बे का कैंपस है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. तो एक जैसे पवई लेक है वो IIT बॉम्बे के कैंपस के अंदर ही है. तो थोड़ा सा कैंपस के बारे में बताओ यार IIT बॉम्बे के. अरे क्या ग्रीनरी है. आप मतलब ऑटो वाले बाहर से आके अंदर आके सोते हैं क्योंकि वहाँ 5 डिग्री कम ये तापमान रहता है. जो पवई लेक है वो जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क था उसी तरह से वो एडजॉइनिंग है. तो कैंपस जो है वो बेशक शेयर करता है एक बाउंड्री उसके साथ. और हम लोग का एक स्पॉट है बोटिंग हाउस करके, एक मतलब जैसे नाम है, वहाँ बोटिंग नहीं होती लेकिन वो स्पॉट है जो एक्चुअली पवई लेक में ही खुलता है. उसके अलावा 2-3 मंदिरें हैं तो वो भी जो हैं लेक के तट पे ही है. तो वहाँ पे मैं पर्सनली जो है जैसे हर संडे जाके वहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छी हवा, बहुत सुकून, कोई दूर से कोई आवाज़ कुछ नहीं, और वहाँ बैठ के काफ़ी सही रहता था. उसके अलावा वहाँ पे जो
ईटिंग का मतलब जो क्विजीन का कल्चर है वो भी काफ़ी वाइब्रेंट है, काफ़ी सारे जगह हैं, वेरी चीप, बहुत सही और वेरी हेल्दी। आपको मेरे को याद नहीं कि कभी मैंने सुना हो कि कोई वहाँ के केटरीज का खाना खा के दे गॉट इल। फिर इल से वो है कि हॉस्पिटल वगैरह भी सब अंदर है, पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जो उसका स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना वर्ल्ड क्लास है कि मैंने देखा नहीं कभी वो। और उसके अलावा यू हैव मैनी स्पोर्ट्स लाइक हॉकी से लेकर बास्केटबॉल, इंडोर स्पोर्ट्स भी हैं, इंडोर क्रिकेट, इंडोर वॉलीबॉल एंड ऑल ऑफ दैट, स्विमिंग पूल, जो जो फैसिलिटीज़ हैं दे आर डेफिनेटली देयर। फिर कुछ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है फॉर द अपर टीयर प्रोफेसर्स, बाकी प्रोफेसर्स के लिए ऑफ कैंपस है ये अपार्टमेंट्स। एंड डेफिनेटली देयर आर 17 हॉस्टल्स एज ऑफ नाउ, 18 खुल गया होगा। आई लेफ्ट एट 2020 के मार्च में, कोविड का वेव चल रहा था एंड उस समय जो है मैंने देखा कि 18th हॉस्टल है, इट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, तो अभी तक बन ही गया। जो वहाँ का सबसे मेरे को लगा जो हटके है वो वहाँ का जो मेंटेनेंस है। सो देयर इज बाइक रेंटल सर्विस, बाइक एज इन साइकिल्स, तो वो जो है आपके पास ऐप है एंड यू कैन यूज इट एंड इट हैज़ अ प्लेस कियोस्क्स अराउंड द कैंपस, कहीं पे भी आप घूम सकते हैं। इट इज़ क्वाइट बिग। देर आर सम नेचर ट्रेल्स ऑल्सो विद इन द कैंपस इट सेल्फ, समीर हिल करके एक है, सो वी यूज टू गो देयर, जैसे मान लीजिए टू वॉच द सनराइज एंड ऑल, वो सब भी काफ़ी अलग ही एक्सपीरियंस रहा है। एंड बहुत एवरी मंथ आई यूज टू फाइंड समथिंग न्यू, आई लाइक टू एक्सप्लोर। सो मैं क्या होता है कि रात हो रही है या फिर जब भी मन है, सो आई जस्ट स्टार्ट वॉकिंग इन वन डायरेक्शन। और इतना एक्सपेंसिव है कि यू गेट टू फाइंड न्यू डिपार्टमेंट्स, न्यू प्लेसेस टू ईट एंड न्यू थिंग्स, न्यू अट्रैक्शन। सो वो सब चीज़ जो है मेरे को काफ़ी इंटरेस्टेड रखा पूरे कैंपस में ड्यूरिंग माई 2 years देयर एज एन MSc स्टूडेंट। यार बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि आईआईटी बॉम्बे तो अपने आप में एक अलग शहर है। मुंबई में एक ये प्रॉब्लम है, एक लैंड इशू जो है वहाँ बहुत मुश्किल है। तो आईआईटी बॉम्बे में क्या हो गया, बिकॉज दे वर एस्टैब्लिश ऑन द फ्रिंज एंड देन मुंबई कॉट अप, जैसे वो वहाँ तक फैल गया। तो अब आईआईटी बॉम्बे ने अपना पूरा मतलब कैंपस को मतलब एकदम सॉलिड कर लिया है। यू कांट गेट इन विदाउट द प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड एंड ऑल। एंड उसके अंदर उन्होंने ऑलमोस्ट हर चीज़ को जो है कर दिया। देयर इज ऑल्सो बायोगैस प्लांट विच इज ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस है, जो वहाँ पे एक हद तक एनर्जी देता है। एवरी रूफ हैज सोलर पैनल्स, तो काफ़ी हद तक जो है वहाँ पे एक सेल्फ सफिशिएंसी बनाने की कोशिश की गई है, जो स्पेशली कोविड के टाइम में बहुत हेल्प किया था लोगों को। क्योंकि आप समझिए कि सब जगह मुंबई में देयर इज रेड बिकॉज ऑफ द कोविड केसेस, आईआईटी बॉम्बे में वॉज अ ग्रीन स्पॉट इन द एंटायर सिटी। तो they are able to maintain this efficiency because there is strict discipline, proctor office and everything, and you can get suspended, very serious thing over there। and वो चीज़ के कारण जो है आईआईटी बॉम्बे ने सही में, जैसा आपने कहा, शहर के अंदर एक शहर बन गया। तो वो बहुत सही है। उसके बाद यार बॉम्बे में बारिश के टाइम पे पानी काफ़ी ज़्यादा भर जाता है, तो कैंपस में भी ऐसा कुछ इशू होता है? क्योंकि पवई लेक तो कैंपस के अंदर ही है आईआईटी बॉम्बे में, तो कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? जी देखिए, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम तो सही में काफ़ी अच्छा है, तो वाटर लॉगिंग जैसी चीज़ तो शायद ना हुई हो, लेकिन हाँ वो कभी कभी जो है इंस्टेंटेनियसली जो पवई लेक का पानी है वो कभी कभी उठ के आ जाता है। और कुछ हॉस्टल्स हैं जो उसके रास्ते में ही है, कभी कभी उसमें आपको दिखेगा कि पानी का जो है थोड़ा सा फ्लडिंग हो गया हो ग्राउंड फ्लोर पे या वैसे करके। एक इंटरेस्टिंग मेरे सीनियर्स ने बताया था कि जो पवई लेक में जो मगरमच्छ है वो भी एक बार शायद उठ के आ गए थे उस पानी के साथ। अच्छा। तो हाँ, उस दिन क्लासेस जो हैं वो स्टूडेंट्स ने सोचा कि नहीं जाते हैं, तो वो अपने अपने रूम में ही रहे जो टॉप फ्लोर्स हैं। और फिर उसके जैसे ही पानी गया तो वो भी वापस चला गया। वैसे तो बहुत रिस्पॉन्सिव है मुंबई विद रिस्पेक्ट टू एनिमल कंट्रोल, तो कोई ऐसा चीज़ नहीं हुआ। अब लेकिन ये इस चीज़ को पहली बात तो कंफर्म करना पड़ेगा और दूसरी बात ये भी देखना होगा कि फिर से होता है क्या, क्योंकि वो कभी कभी रूमर्स में आ जाता है। लेकिन हाँ मतलब बाकी इन टर्म्स ऑफ जैसे जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हो गया जैसे डेंगू और ये सब चीज़ें, वो उतना प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि हॉस्पिटल तो है ही। और दूसरी बात की दे आर वेरी प्रोएक्टिव एंड इट कम्स टू वो जो स्मोक गन होता है जो रिपेलेंट होता है, और फिर बाकी तरह के जो काउंटर मेजर्स हैं, इसलिए फ्लडिंग होने के बावजूद भी स्टैंडर्ड। यार मैंने सुना है कि आईआईटी बॉम्बे का एक फेस्ट है मूड इंडिगो, उसके बारे में बताओ। मैंने सुना है कि वो वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेज फेस्ट इन इंडिया है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? मैं जो 2 साल के लिए आईआईटी बॉम्बे में था, तो मैं दोनों साल अटेंड किए उस फेस्ट को। एंड मानना पड़ेगा पूरे इंडिया भर से तो आए ही थे परफॉर्मर्स, लेकिन देश विदेश से भी आए थे। मतलब जैसे आप इजराइल के और रशिया के और कहाँ कहाँ से लोग आए थे परफॉर्म करने के लिए। बहुत सारे नए नए
जॉनर्स ऑफ परफॉर्मेंस का मैं एक्सपोज हुआ। एक तो था कि वो बाइक कुदा रहा था लोगों के ऊपर से, तो मैं बोला मेरे ऊपर से भी कुदा लो, तो वो मेरे को लेटा दिया ज़मीन पे, और फिर उसके बाद वो मेरे ऊपर से कुदाया, फिर उसके बाद 2-3 और लोगों को मेरे पहले लेटा दिया और फिर कुदाने लगा। तो मैंने कहा भाई मेरा चेहरा तो बचा लो कम से कम। तो वो एक चीज़ था जो मतलब मैं अभी तक याद करता हूँ। और फिर बाकी बहुत सारे एक्टिविटीज़ थे, पेंट बॉल था, कॉस्प्लेइंग था, एक हॉट एयर बलून आ गया था वहाँ, लेकिन उस पर मतलब लोगों को चढ़ने नहीं दिया जा रहा था, बस मतलब एक डेकोर टाइप था, लेकिन हाँ वो था पूरा एकदम फुल्ली फंक्शनल। मेरे को लगा कि बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि मतलब इवन डीयू से लोग आए थे, आईटी दिल्ली से भी आए थे, एंड देयर वर मेनी कॉम्पिटिशन्स, डांस, डिबेट, थिंग्स लाइक दैट। मेरा जो बेस्ट एक्सपीरियंस था वो ये था कि दोस्तों के साथ जो मैं वहाँ गया था, तो उसके बाद यू हैव सम ब्रेक, तो मैनी पीपल एक्चुअली ऑप्टेड टू गो टू गोवा उस समय, तो वो भी हम लोग एक ही शॉट में मतलब करते हुए, जैसे साल का अंत भी हो रहा था, तो वेरी गुड वे टू एंड द इयर्स। आई फील मूड इंडिगो वाज प्रीटी गुड। यार अचल, ये तो बात हो गई कॉलेज लाइफ की। अब मेरे को ना आपसे जियोलॉजी के बारे में जानना है। जैसे कि जियोलॉजी के लिए कहा जाता है कि ये इट इज़ अ स्टडी ऑफ अर्थ, राइट? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत डेप्थ वाला फील्ड है और हर कोई परस्यू नहीं करता, एंड इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। जी जी, तो पहली बात तो बहुत बधाई। आप स्टडी ऑफ अर्थ जो है वो कई लोग सोचते हैं जियोलॉजी स्टडी ऑफ रॉक्स, तो पेट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रॉक्स, वो एक पार्ट है जियोलॉजी का। जियोलॉजी में कई सारे और फील्ड्स हैं, हाइड्रोजियोलॉजी ग्राउंड वाटर के लिए, माइनिंग जियोलॉजी जो सारे खदान और वो सब है, हाइड्रोकार्बन जियोलॉजी जो बेसिकली आपका ये ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब कोल, ये सब चीज़ों को लेके एक्सप्लोरेशन करता है। तो बहुत ज़्यादा वैरिड है। इनफैक्ट स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से आपको ये पता चलता है कि जैसे भूकंप हो गया या फिर फॉल्टिंग फोल्डिंग हो गया या जो भी है, जिसके वजह से कई सारे डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स भी बनाए जा सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा लाइकली है कि किसी तरह का आपदा है। उसके अलावा आपके पास जो इंजीनियरिंग जियोलॉजी है उसमें आपके जो भी टनलिंग है या कहीं पे भी आप अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसका कितना ज़्यादा स्टेबिलिटी है। इसके अलावा भी कई सारे हैं, अभी इसरो वगैरह में भी जो है आपको दिखेगा रिमोट सेंसिंग करके चीज़ होती है जिसमें सैटेलाइट बेस्ड ऑब्जर्वेशन होता है, तो वो भी जियोलॉजी के ही दायरे में आता है। और जो जियोलॉजी का जो स्कोप है या जो ब्रेथ है वो काफ़ी वाइड है, शायद मैं मतलब बोलने में थक जाऊँ, लेकिन जो जियोलॉजी के अंदर जो मेरे को मिला वो ये था कि इट इज़ अ साइंस, there are concepts, there are things that you see repeating themselves। ऐसा नहीं है कि मतलब आइसोलेशन में, इट हैज़ लिंकेज पीछे के और आगे के इवेंट्स को लेके। एंड मेरे को लगता है कि जैसे हम लोग का जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, सो इट इज़ डूइंग आउटस्टैंडिंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू जो हम लोग का जियोलॉजिकल हेरिटेज है, जो हम लोग का कई साइट्स को उन्होंने घोषित कर दिया है। फिर उसके बाद जो हम लोग का जहाँ जहाँ हम लोग को फ़ायदा हो सकता है, जैसे लिथियम वगैरह को लेके, और कहाँ कहाँ हम लोग ये और ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को बेहतर यूज़ कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ों को लेके जियोलॉजी जो है उसका काफ़ी योगदान रहा है। ओके यार, हम लोग ना बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हम इंडिया में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तान भी है, यहाँ पे सी भी है, यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, हिमालयाज़ हैं। तो मेरे को थोड़ा सा इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताओ जियोलॉजी के बारे में। बहुत अच्छा सवाल है। मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया का जो जियोलॉजिक हिस्ट्री है बहुत यूनिक है, क्योंकि हम लोग पहले एशिया से जुड़े भी नहीं थे। तो हम लोग साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका जैसे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उससे अलग होके फिर उसके बाद हम लोग करीब कई मिलियन ईयर्स जो है ट्रैवल किए, और फिर उसके बाद 40 मिलियन ईयर्स अगो हम लोग एशिया से आके जुड़े, जिसके वजह से हिमालय का जो पूरा शेप है वो बनना शुरू हुआ। अभी भी हम लोग जो है हिमालय को देख सकते हैं कि वो और ऊंचा हो रहा है, तो वो इसीलिए क्योंकि हम लोग अभी भी उस दिशा में चल रहे हैं एज अ कॉन्टिनेंट। तो इसके बावजूद जैसा आपने कहा कि बहुत सारे जो फीचर हैं जैसे रेगिस्तान, प्लेन्स हैं, माउंटेन्स, प्लाटोज, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये हम लोग का हेरिटेज जो है वो हम लोग को बहुत तरह से सिक्योर करता है, क्योंकि हर चीज़ का एक फ़ायदा है। अब अगर आप प्लेटूज़ की बात करें जैसे झारखंड और ये सब में, तो इसमें माइनिंग बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। अगर आप ये प्लेन्स की बात करें तो वहाँ एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है। अगर आप रेगिस्तान की बात करें तो कई सारे आपको वहाँ पे हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज मिल सकते हैं। ऑफशोर भी जो हम लोग के सागर है, मुंबई के ऑफशोर में
बॉम्बे हाई करके एक जगह है जहाँ पे बहुत सारा हम लोग को हाइड्रोकार्बन मिलता है। तो इस तरह से हर चीज़ का यूज़ है और जियोलॉजी उस यूज़ को बहुत ऑब्वियस बना देता है। तो उस हिसाब से हम लोग अपना डेवलपमेंट को मैक्सिमाइज कर पाते हैं। तो डेफिनेटली इस बारे में जानना जो है बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग को इंडिया को अच्छा से एकदम बेहतरीन बनाना हो। ओके यार, एज अ जियोलॉजिस्ट आपने डायनासोर के फॉसिल्स देखे? जी, हम लोग के जो बैचलर्स और मास्टर्स में जो डिपार्टमेंट्स थे उनके खुद के म्यूजियम्स थे, दोनों के पास अपने अपने थे। तो बैचलर्स में तो नहीं, लेकिन मास्टर्स में जो है वर्टिब्रेट फॉसिल्स कहते हैं, यानी जिनके रीढ़ की हड्डी होती है, तो उसमें डायनासोर के जो कहेंगे हड्डियाँ जो हैं वो पूरी तरह से फॉसिलाइज्ड हो जाते हैं और फिर उनका जो है सैंपल्स वहाँ पे रखा गया था। तो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम लोग को जैसे मूवीज़ वगैरह में दिखाता है उतना ज़्यादा इंटैक्ट नहीं होता है। कभी कभी सिर्फ पैर की हड्डी या कभी कभी सिर्फ स्कल, यही सब मिलता है। लेकिन हाँ, वो डेफिनेटली हम लोग को ये बताता है कि हम लोग कहाँ से आए, क्योंकि कहीं ना कहीं डायनासोर्स और इंसानों का भी जो है एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा बहुत साल पहले, और बहुत मुश्किल है ये दिमाग में डालना। लेकिन वो है कि वो फॉसिल्स हम लोग को ये ज़रूर बताते हैं कि किस तरह का जो है पास्ट रहा है, एंड वही कहीं ना कहीं हम लोग को आगे चल के अलग अलग तरह के हाइड्रोकार्बन देते हैं, ऑयल, गैस, ये सारी चीज़ें, ये सब इन्हीं फॉसिल्स का। डायनासोर ना हो तो और भी तरह के जो फॉसिल्स हैं, तो वो फॉसिल्स जो हैं बन के कंप्रेस होकर समय के साथ फिर वो आज तेल देते हैं जो हम लोग गाड़ियों में इस्तेमाल कर रहे हैं वगैरह। यार फॉसिल्स की जब बात होती है ना, तो मेजॉरिटी लोग जो सोचते हैं वो सोचते हैं कि डायनासोर्स, मतलब सबसे पहले दिमाग में डायनासोर आता है। इंडिया में जैसे आपने काफ़ी जगह ट्रैवल भी करा होगा एज अ जियोलॉजिस्ट, तो और कौन से एनिमल्स हैं जिनके फॉसिल्स आपको मिले? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि पहले के टाइम पे बहुत बड़े बड़े एनिमल्स होते थे, तो ऐसा कुछ आपको मिला? जी, तो जो बड़े एनिमल्स हैं उनको फील्ड में ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए उसके लिए डेडिकेटेड फील्ड वर्क होता है। जैसे हम लोग के फील्ड वर्क थे वो ट्रेनिंग फील्ड वर्क्स थे, तो हम लोग को प्री डिस्कवर्ड साइट्स पे ले जाया जाता था ताकि हम लोग को वो एडुकेटिव पर्पसेस के लिए दिख जाए, कैसे फील्ड वर्क करते हैं, क्या एंड्योरेंस होना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, सांप बिच्छू से कैसे बचे। फॉसिल्स जो मैंने फील्ड में देखे, तो मैंने कच्छ में देखा था, न्यूमेलाइट्स करके होते हैं। ये थोड़े छोटे फॉसिल्स होते हैं लेकिन बहुत न्यूमरस होता है। तो क्या है कि जो फॉसिल का मिलना जो है वो एक प्रोबेबिलिटी है। जो बड़े फॉसिल्स होते हैं, बड़े जानवर होते हैं, बहुत अनलाइकली है कि वो पूरी तरह से प्रिजर्व हो पाए। कभी कभी उनका टूट फूट जाता है, या फिर कभी कभी कुछ एक्सपोज रहते हैं तो वो नहीं रहते, और जो कवर्ड रहते हैं वो बच जाते हैं। लेकिन जो ये छोटे फॉसिल्स हैं, जो न्यूमेलाइट्स या और इस तरह के जो हैं, नाम तो बहुत टेक्निकल है, लेकिन इन तरह के फॉसिल्स जो हैं, क्योंकि ये बहुत न्यूमरस हैं, क्योंकि छोटे साइज़ के हैं, तो इनका जो है ये दिखेगा कि ये लोग बचे हुए हैं। तो ये हम लोगों ने देखा था। लाइमस्टोन वगैरह जो है वो बन गए थे पूरी तरह से, तो कई लोग जो है एक्चुअली उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, लेकिन थोड़े कुछ जियोलॉजिस्ट का जो एफर्ट था जिसकी वजह से वो बचे हुए हैं अभी भी। तो कच्छ में आपको ये दिखेगा। उसके अलावा जो फॉसिल्स हम लोगों ने देखे फील्ड के जगह, हम लोगों ने अपने लैब्स में देखे। तो हम लोग के जो लैब के प्रैक्टिकल्स हैं, तो उसमें माइक्रोस्कोप के अंदर भी कई फॉसिल्स होते हैं जो एक्चुअली हम लोग को ये बताते हैं किस तरह का उस तरफ वातावरण था। तो कुछ फॉसिल्स आपको कुछ ही तरह के एनवायरनमेंट में मिलेंगे, तो वो हम लोग को ये बताता है कि अच्छा, यहाँ पे कभी नदी बहती थी, यहाँ कभी पूरा महासागर था, यहाँ पे कभी पहाड़ी थी। ये पता कैसे चलता है? क्योंकि कुछ फॉसिल्स जो हैं वो उसी वातावरण में मिलेंगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पे अभी हम लोग देखें तो आपको बंदर जो है वो पेड़ों के साथ मिलते हैं ज़्यादातर। कुछ बंदर बेशक आपको बिना पेड़ में, या फिर अगर आपको मछली जो है वो आपको ऐसे जगह में मिलेंगे जहाँ नदी हो, ठीक है। अगर फ्रेश वाटर है या सॉल्ट वाटर है तो उस तरह की मछलियाँ भी आपको मिलेंगी। तो ये फॉसिल्स को आइडेंटिफाई किया गया, और फिर इन फॉसिल्स से, जिनको इंडेक्स फॉसिल्स बोलते हैं, इससे हम लोग को कई हद तक ये भी पता चल गया कि इससे पहले यहाँ पे क्या था। और वो हम लोग को ये भी बता सकता है कि यहाँ पे किस तरह का हम लोग को डिपॉजिट मिल सकता है। तो जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे बहुत ज़्यादा वॉल्केनो हो रहा है, तो हमें पता है कि वहाँ पे हम लोग को किसी तरह का मेटालिक डिपॉजिट मिल सकता है। या अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्शी एरिया है, तो हम लोग को पता है कि वहाँ पे हम लोग को कोयले का वो मिल सकता है जब मिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर। तो ये फॉसिल्स हम लोग को ये बता सकते हैं इन द पास्ट कि कहाँ पे कौन कौन से तरह का इन्वायरमेंट है। डेफिनेटली काम आसान हो जाता है। यार जैसे हमें पता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, एंड जब वो मूव करती हैं तो अर्थक्वेक आता है, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, वो जब मूव करते हैं तो डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन। कई बार वो फ्रिक्शन बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि जो पत्थर है वो अगर हिल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला पत्थर बोलेगा अच्छा ठीक है मैं नीचे चला जाता हूँ, वो वहाँ पे अड़ा रहेगा। और जब वो फेलियर होता है तब उस समय वो पूरा फ्रिक्शन और पूरा स्ट्रेस जो है वो एक साथ रिलीज होता है। रही बात अर्थक्वेक्स की, सिर्फ प्लेट मूवमेंट से ही नहीं, आजकल तो जो डैम्स बन रहे हैं उसमें इतना पानी जो है वो
एक रिजर्वायर रखता है कि उससे भी एक तरह का साइज्मिसिटी इंड्यूस हो रहा है। ये कोयना डैम करके है, वो महाराष्ट्र में है, उसमें ये रिजर्वायर इंड्यूस साइज्मिसिटी जो है देखने को मिला है। तो अर्थक्वेक्स सिर्फ और सिर्फ प्लेट से नहीं, कई तरह के और परेशानियों से भी, जैसे हम मान लीजिए अब जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए पोखरण में, उससे भी अर्थक्वेक आ रहा है। अगर कोई बड़ा सा कोलैप्स हुआ कहीं पे, तो वो चीज़ भी मतलब जैसे ला रहा है। लेकिन हाँ, मेजरली जैसा आपने कहा, प्लेट मूवमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक के लिए रीज़न है। यार अर्थक्वेक्स के लिए ऐसा होता है कि हम जो रीजन है उसको डिवाइड करते हैं कि ये जोन में ज़्यादा आएगा या कम आएगा, तो वो जोन कैसे आइडेंटिफाई करते हो एज अ जियोलॉजिस्ट? तो अर्थक्वेक्स का सबसे बड़ा परेशानी है कि थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल नहीं है। हम लोग एक प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं। तो अब हम लोग को पता है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है, जैसे हिमालय हमने बात किया कि और ऊंचा उठ रहा है, तो इसका मतलब कि वहाँ पे डेफिनेटली फ्रिक्शन और स्ट्रेस का बिल्डअप होगा। तो वो पूरा बेल्ट हम लोग जोन 5 रखते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो लाइकली है कि वहाँ पे अर्थक्वेक बड़े मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक। तो जैसे 2015 में आपने नेपाल का अर्थक्वेक सुना ही होगा, 10 साल पहले की बात है लेकिन आज तक पता है। तो उस तरह के तरीक़ों से कि हिस्टोरिक ट्रेंड क्या रहा है, किस तरह का वहाँ पे जियोलॉजिक टेरेन है, उससे हम लोग एक प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। उस हिसाब से हम लोग उनको अलग अलग जोन्स में कैटेगराइज करते हैं। तो अभी जोन 2 से लेकर जोन 5 तक है। पहले जोन 1 और 2 थे, उनको मर्ज कर दिया गया क्योंकि उसमें बहुत कम डिफरेंस आ रहा था। तो इस तरह से अभी चल रहा है। तो अगर इंडिया की बात करी जाए तो सबसे सेफ एंड सबसे डेंजरस जगह कौन सी है अगर अर्थक्वेक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो? देखिए, इंडिया का अगर बात किया जाए तो पहली बात तो जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि 59% जो है वो अर्थक्वेक प्रोन है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कहीं कोई ऐसा जगह है जो बहुत ज़्यादा सेफ हो, लेकिन ऑन अ रिलेटिव स्केल जो मिडिल इंडिया है, जैसे मतलब जो मध्य भारत है और पूरा जो विदर्भ एरिया, मध्य प्रदेश और ये सब एरिया है, ये रिलेटिवली स्पीकिंग थोड़े से कम इनमें भूकंप आते हैं। यहाँ पे लोग जो होंगे उनको कभी महसूस ही नहीं किया होगा। लेकिन जो मान लीजिए कि हिमालय का पूरा बेल्ट है, फिर अंडमान है, फिर उसके बाद जो दिल्ली वाला एरिया, तो यहाँ पे अर्थक्वेक आते जाते रहते हैं। आपको दिखेगा कि मतलब लोग जो हैं वो यूज टू हैं, क्योंकि ज़्यादातर अर्थक्वेक थोड़ा सा कम रहता है मैग्नीट्यूड, लेकिन तब भी मतलब जो जब आते हैं अर्थक्वेक तो उनके साथ और कई सारे परेशानियाँ भी आती है साथ में, लैंडस्लाइड, आग लग जाना, फिर बांध टूट जाना और ये सारी चीज़ें। तो उस वजह से डेफिनेटली ये पूरा जो हिमालय वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन। यार अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि वायनाड में लैंडस्लाइड की वजह से मोर देन 300 पीपल मर गए, तो उसका क्या रीज़न था? एज अ जियोलॉजिस्ट आपने क्या ऑब्जर्व करा वहाँ पे? फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग मेरे को ये दिख रहा था कि बारिश का जो एक फिनोमिना है जिसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं हम लोग, इसमें ये होता है कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना। तो केरल में वो देखने को मिला। जो हम लोग का मॉनसून है वो एज इट इज़ बहुत इरेटिक होते जा रहा है। गलत समय में बारिश हो रही है, कुछ देर में बहुत सारा बारिश हो रहा है, बहुत समय तक बिल्कुल बारिश नहीं हो रहा। तो केरल में क्लाउड बर्स्ट जब हुआ इस कारण, तो ये देखा गया कि पूरा जो लूज पत्थरों का जो पूरा था असेंबलेज पूरे पहाड़ियों में, वो सारा बह गए नीचे। जो वहाँ पे मजदूर थे या जो भी काम कर रहे थे लोग और जिनके भी कस्बे थे वहाँ, वो सारा उस बहते हुए पत्थरों का जो मतलब एक तरह से नदी सा बन गया था, उस चीज़ से बच नहीं पाए और कई लोग दब गए उसमें, कई लोगों का घायल हुए, जाने गई। एंड बहुत दुख की बात है। लेकिन फ्रॉम जियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू वो पहले से ही ऐसे जगह पे रह रहे थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा था। उनको किसी ने बताया नहीं या फिर उनको जानने के बावजूद वो वहाँ पे रुके। लेकिन होता ये है कि कुछ जगहें होती हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होता है और वहाँ पे संभल के मतलब रहना चाहिए, या ऐसे ऐसे घर बनाने चाहिए जो लैंडस्लाइड से थोड़ा सा बचाव दे सके। अब ये लोग झुग्गी झोपड़ियों में भी रह रहे थे कई लोग, तो इनका बचना बहुत मुश्किल था। एंड बहुत दुख की बात है, बहुत कई 100 लोगों की जाने गई। तो क्लाउड बर्स्ट या वैसा टाइप का चीज़ ये तो होता ही रहा है। हम लोग का काम है कि इसको हम लोग कैसे जो मैनेज करें, जैसे कि इलीगल माइनिंग हो रहा है वहाँ पे या फिर इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा है, ये सब को हम लोग को मैनेज करना ज़रूरी है ताकि आगे जाने बच सके। इंडिया में इलीगल माइनिंग होती है? जी, इलीगल माइनिंग जो है वो कई जगहों पे आपको देखने को मिल सकता है। मेघालय में रैट होल माइनिंग करके होता है, जिसमें लोग जो है वो कोयले का हाथ से माइन करके या कुछ छोटे मोटे फावड़ों को लेके माइन करके फिर उसके बाद ले जाते हैं।
फिर उसके अलावा जहाँ पे भी आपको दिखेगा कि नक्सल एरिया है और ये सब जगहों पे, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि कई तरह के इलीगल माइनिंग ऑपरेशन है जो कहीं ना कहीं फंड भी कर रहे हैं। तो इलीगल माइनिंग और भी बड़ा प्रॉब्लम बन गया है वो सब जगहों में। तो डेफिनेटली एक रेगुलेशन का इन्वायरमेंट चाहिए होगा ताकि माइनिंग जो अभी फॉर्मल है उसको इंसेंटिव भी देता रहे, और जो इलीगल माइनिंग है उसको जितना हो सके ख़त्म करने की कोशिश की जाए। इनके हैज़ार्ड्स क्या होते हैं इलीगल माइनिंग के? जो मजदूर है उनको तो हज़ार्ड होता ही है। अब अगर मान लीजिए आपने माइनिंग करना शुरू किया जिसमें किसी तरह का, जैसे मीथेन गैस है, जैसे कोयले के खदान में मीथेन गैस का बिल्डअप रहता है। अब वो जो चीज़ है आपको सांस लेने में रुकावट की वजह से कई लोग चक्कर खा के कई लोगों को की मौत भी हो जाती है। उसके अलावा जो आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं बिना सेफ्टी गियर के, बिना हाथ में ग्लव पहने, सर पे टोपी नहीं है, हार्ड हैट नहीं है, पैरों पे हार्ड बूट्स नहीं है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से कई सारे लोग जो हैं घायल होते हैं, उनके एम्पूटेशन होते हैं। और जो इसके वजह से जो पानी और आसपास का वातावरण जिस तरह से और ख़राब होता है, तो उस कारण जो है कई आसपास के लोग जो नहीं भी हैं इलीगल माइनिंग में उनको भी बहुत असर होता है, और डेफिनेटली पूरा का पूरा इलाका जो है वो पीछे हो जाता है। तो इलीगल माइनिंग जो है वो लोगों को लग रहा होगा कि कुछ देर के लिए उनको राहत दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कई कई परेशानियाँ। यार आजकल देखा जाता है कि फ्लड्स काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। इनफैक्ट अभी जैसे रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि दुबई में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई एंड वहाँ पे भी फ्लड जैसे हालात हो गए थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब सडन चेंज हो रहा है ये एनवायरनमेंट में? जी, तो जो मेन वजह तो मैं ये कहूँगा, जो बारिश का जो कहेंगे फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड बदलने का जो है वो एक परेशानी बन गई है। एंड भारत खुद जो है वो 12% प्रोन है उसका पूरा लैंड एरिया फ्लडिंग को लेके। लेकिन इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो हम लोग का ये परेशानी को बढ़ा दे रही हैं। इसमें सबसे प्रमुख जो है वो अर्बनाइजेशन। कई जगह कंक्रीट बिछ गए हैं, कई जगह जहाँ पे पानी जो है वो घुस जाता था, मतलब खेतों में और मतलब जैसे ज़मीन में चला जाता था, उसको अभी जाने का रास्ता नहीं है। कई जगहों पे जो ड्रेन है वो प्लास्टिक से क्लॉग्ड है। तो ये सब की वजह से ये परेशानी जो है और बढ़ ही गई। मैं कहूँगा कि सिर्फ कुदरती नहीं, ये ह्यूमन मेड प्रॉब्लम भी अब बन गया। तो इसको डेफिनेटली इसको हैंडल तो करना ही होगा। अभी जो एक और कंसर्न जो निकल के आ रहा है वो है कि सी का जो लेवल है वो राइज अप हो रहा है एंड उसकी वजह से काफ़ी सारे जो आइलैंड्स हैं वो ऑलरेडी डूब गए हैं एंड आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि और भी ज़्यादा इससे डिज़ास्टर हो जाए। तो इसके पीछे क्या रीज़न है एंड इसको रोका कैसे जा सकता है? आइलैंड्स डूबने वाली बात तो सही में बहुत गंभीर है। मैं अभी 2017 में ही जो है पराली आइलैंड करके है लक्षद्वीप में, पूरी तरह से गायब हो गया। सारे पौधे, सारे जानवर, सारे डूब के ख़त्म हो गए। तो हम लोग का नुकसान हो ही रहा है सामने सामने। इसका भी जो वजह है वो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज तो है ही। जो आर्कटिक और एंटार्क्टिक बर्फ़ जो है वो डेफिनेटली वो पिघल के जो है सी लेवल को बढ़ा रहा है, क्योंकि सागर है उसका तो एक बेसिन है, अब वो उतना ही कैपेसिटी रखेगा, लेकिन आप बाहर से और पानी उसमें डाल देंगे तो बढ़ते जाएगा। तो डेफिनेटली हम लोग का बहुत घाटा भी हो सकता है, क्योंकि करीब 20% भारत की जनता जो है वो कोस्ट एरिया में रहती है। तो वो भी एक बहुत कंसर्न है कि ये सी लेवल राइज जो है इसको कैसे अब किया जाए। कई लोग बांध बना रहे हैं, सी वॉल्स, कुछ लोग रेत के बोरे जो है स्टैक कर रहे हैं और ये सब, लेकिन ये सब बहुत शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। तो अभी ऐसा लग रहा है कि इसको धीमे किया जा सकता है, रोकना थोड़ा मुश्किल है। रोकने के लिए लॉन्ग टर्म सोचना होगा, लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इसको धीमे करके इसको रिवर्स करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो उसको करने के लिए ऑब्वियसली हम लोग को, जैसे हम लोग का नेट ज़ीरो टारगेट है या जो भी है, कि हम लोग अपने आप को और ज़्यादा ग्रीन एनर्जी या ग्रीन टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ाएं। और सी लेवल राइज को बहुत सीरियसली इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उन लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है जो कहीं ना कहीं सबसे पिछड़े हुए हैं, जैसे मछुआरे हैं, और जो सबसे गरीब हैं, जो मतलब जिनके पास और जगहों पे घर नहीं है, वो झोपड़ियों में जो है समुद्र तट पे रह रहे हैं। तो अपना अंडमान निकोबार भी जो है वहाँ पे इतने आदिवासी हैं, जो कुछ ही 100-200 लोग बचे हैं उन समुदाय, और फिर उनका इतना ज़्यादा लॉस है कि अगर उनके टापू चले गए तो वो कहाँ जाएंगे। तो डेफिनेटली इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। एंड मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम लोग का, जो प्रधानमंत्री ने भी जो बोला है, हम लोग को कुछ टारगेट्स हैं कि हम लोग को अपना
कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन है उसको कम करना है, उस चीज़ को हम लोग फॉलो करें सबसे पहली बात। यार अचल, ये तो जैसे काफ़ी ज़्यादा डेप्थ वाली चीज़ें हैं, मैं चाहूँगा कि इसके बारे में हम एक और वीडियो बनाएं। लेकिन अभी आप मेरे को ये बताओ कि जियोलॉजी में करियर ऑप्शंस क्या हैं, अगर किसी को जियोलॉजी परस्यू आगे करना है या जियोलॉजिस्ट बनना है इंडिया में, तो क्या करियर ऑप्शंस हैं और कैसे इसके लिए तैयारी करी जाए? जियोलॉजी में कई सारे एवेन्यूज़ हैं डेफिनेटली। कुछ लोग रिसर्च में घुसते हैं तो दे क्रिएट नॉलेज रादर देन जस्ट स्टडिंग पीएचडी और ये सब रूट्स में। फिर कुछ लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर, कुछ लोग गवर्नमेंट सेक्टर में घुस के, कुछ लोग अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी भी शुरू करते हैं। कई सारे सर्विसेज हैं, जैसे हाइड्रोजियोलॉजी और ये सब की बात की थी, तो ये सारे सर्विसेज जो हैं वो यूज़ कर पाते हैं अपना, मतलब जो भी उनका नॉलेज बेस है उसको लेके। एंड स्पेसिफिकली बात किया जाए तो गवर्नमेंट में तो कई सारे PSUs हैं, ONGC, इंडियन ऑयल और ये सारे तरह की कंपनीज, HCL भी है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें बहुत सारे कंपीटिंग माइनिंग कंपनीज हैं, RMML करके है एक, कोलार गोल्ड फील्ड में वो लोग काम कर रहे हैं, तो वो भी एक चीज़ है। फिर कई सारे विदेशी कंपनीज है, पेट्रोनास है साउथ ईस्ट एशिया में, फिर आपका एडनॉक और अरामको है, गल्फ स्टेट्स हैं, अबू धाबी के लिए और सऊदी अरेबिया के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं ही। कई लोग जो हैं दे ऑप्ट टू गो अब्रॉड, वहाँ पे उनको अपना जो भी उनका एक्सप्लोरेशन वाला एस्पेक्ट है उसको हैंडल करते हैं, एंड दे कम बैक, दे इधर ज्वाइन इंडियन कंपनीज, खुद का भी कुछ कर सकते हैं। देन उसके बाद जो रिमोट सेंसिंग वाली बात हम लोग किए थे, इसरो और उस तरह के हैं, देहरादून में ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है, इसरो के ही अंडर आता है थोड़ा बहुत, एंड वो लोग ट्रेन करके एंड देन दे एम्प्लॉय दीज पीपल। और यही लोग फिर आगे जाके मान लीजिए ड्रोन से अपना सर्वे करके एंड देन दे आर एबल टू एक्चुअली पुट आउट रिजल्ट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड यू नो जियोलॉजी को एक सर्विस की तरह भी वो दे आर एबल टू मार्केट। तो इस तरह से अभी के लिए जो स्कोप बन रहा है। यार इन सारे जॉब्स में ग्रोथ कैसी है? देखिए, जब मैं शुरू किया था तो कोरा में तो लिखा था कि क्या 32 लाख पर एनम और क्या क्या है ऐसे करके। और मेरे को लगता है मे बी वो एक्सेप्शन केसेस या फिर टॉप टीयर मैनेजमेंट के सैलरी पैकेजेस की बात कर रहे हैं स्टाफ। शुरुआत में थोड़ा सा स्लो ग्रोथ है, ये मैं एकदम मानूंगा। लेकिन अगर इस चीज़ को लेके, इस पढ़ाई, इस तरह का फील्ड को लेके अगर किसी के पास पैशन, तो डेफिनेटली बहुत रिवॉर्डिंग वर्क है। मेरे जो सबसे सक्सेसफुल दोस्त रहे हैं वो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, तो जैसे कुछ सिंगापुर में है, कुछ ऑस्ट्रिया में है, कुछ पोलैंड में है, और ये लोग सब जो है अपने अपने इंस्टीट्यूट्स में, वन ऑफ देम हैज़ आल्सो बीन ऑफर्ड एसोसिएट प्रोफेसरशिप का टेन्योर। वो लोग अपना अपना जैसे कर रहे हैं, दे आर एबल टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। इंडिया में जो है थोड़ा सा लिमिटेशन है। मेनी ऑफ माई अदर फ्रेंड्स दे हैव ऑल्सो गॉन फॉर नॉन कोर जॉब्स, तो मतलब नॉन जियोलॉजी रिलेटेड जॉब्स में, एंड सम अदर्स आर एक्चुअली अपस्किलिंग देमसेल्व्स इवन फर्दर, जो M.Tech वगैरह की बात कर रहा था मैं, बिफोर दे लुक फॉर अदर जॉब्स, एंड मेनी हैव एक्चुअली जॉइंड ONGC एंड दे आर लिविंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। क्योंकि जो PSUs का सबसे अच्छा है कि वर्क कल्चर हो गया, जॉब सिक्योरिटी हो गया, पर्क्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छे से लेवरेज कर पा रहे हैं। कुछ लोग कोल इंडिया लिमिटेड में भी हैं, एंड दे आर एक्चुअली एबल टू गो डू देयर वर्क एंड देन कम बैक, एंड लेट्स से दैट दे हैव टू डू फील्ड वर्क, तो कई बार ऐसा होता है कि दे गेट हाफ देयर मंथ ऑफ, तो मतलब वो एक तरह के हैजार्ड लीव या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही इज़ गोइंग टू द बॉम्बे हाई ऑफ शोर जो रिग है, he spends 15 days there, comes back and then 15 दिन उसका छुट्टी है, नहीं gets good money, क्योंकि oil and natural gas sector is definitely where the money is there। जो बेस्ट केस सिनेरियो है वो मैंने आपको बता दिया, जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो ये हो सकता है कि यू स्ट्रगल अ बिट एंड देन यू गो फॉर प्लान B और यू अपस्किल योरसेल्फ एंड देन यू लुक फॉर अदर थिंग्स। सो इट इज़ अ जर्नी डेफिनेटली। यार आपने बताया कि आपके फील्ड विजिट्स भी होते थे और आपने KGF भी विजिट करा है, तो थोड़ा सा KGF के बारे में बताओ। हाँ, कोलार गोल्ड फील्ड जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा। वो अभी भारत का सबसे जो गहरा माइन है, आई थिंक 4 से 4.5 किलोमीटर गहरा है वो, एंड अभी पूरी तरह से उसमें माइनिंग जो है रोकी गई है, लेकिन इसलिए क्योंकि अभी उस डेप्थ पे माइन करना जो है वो उतना रिम्यूनरेटिव नहीं, उतना इकोनॉमिक नहीं। लेकिन मैं जब गया था वहाँ पे तो RMML जो अभी मैंने बात किया था उसी के साथ जो है मैं थोड़ा टाई अप करके गया, एंड वहाँ मैंने देखा तो स्कोप अब ये बन रहा है कि जो पुराना माइनिंग था उसका जो वेस्ट है उससे वो लोग कैसे नए एफिशिएंट मेथड से बचा कुचा जो सोना है वो निकाल पाए। तो वो वेस्ट टू वेल्थ फिलॉसफी है जो वो कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे करने का। तो सेम थिंग मैंने मलंजखंड में भी देखा, मध्य प्रदेश में है ये,
और यहाँ पे ये कॉपर माइन है, इंडिया का सबसे बड़ा कॉपर माइन है। तो यहाँ पे इन्होंने जो पुराना जो खदान से निकाला गया जो मलबा था, उससे ये अभी हर दिन 1 किलो सोना और 11 किलो चांदी निकाल रहा है। ये वेस्ट से निकाल रहे हैं जी। तो वो क्योंकि समय के साथ अब ये 100-200 साल से चल रहा है, अगर खदान समय के साथ जो टूल्स है, टेक्नोलॉजी है, वो बेहतर होते जाता है, तो इसीलिए अब वो और बारीकी से जो है निकाल पा रहे हैं चीज़ों को। और इस तरह से हमने देखा कि जो फील्ड वर्क है वो कई तरह से, मतलब जैसे आपका थोड़ा दृष्टिकोण, जो पर्सपेक्टिव है, वो बदल देता है। तो अब जैसे मैं इधर गया था उत्तराखंड में, केम्प्टी फॉल वाला, जो आपने देखा होगा जगह को, तो वहाँ पे एक ये खजनावर राव करके एक है जगह, तो बस पहाड़ी है। तो वहाँ मैं गया, मैं बोला कुछ पता नहीं चला, मेरा पहला फील्ड वर्क था, मेरे को कुछ ये दिख नहीं रहा था कि मतलब क्या देखूँ यहाँ पे। लेकिन फिर उसके बाद जब मेरे साथ जो प्रोफेसर्स आए थे, उन्होंने जब पॉइंट किया कि ये एक्चुअली जो है ये हिमालय का सबसे, जो कहेंगे, आखिरी जो एक तरह से फुट है, तो ये आगे बढ़ रहा है इंडिया की तरफ, इसके आगे सिर्फ प्लेन्स है। तो वो चीज़ मेरे को समझ आया कि इसके बेस पे इंडियन प्लेट नीचे जा रहा है और हिमालयन प्लेट ऊपर आ रहा है, और थोड़ा क्रम्पल कर रहे हैं एक दूसरे को। तो वो चीज़ मेरे को देख के मेरे को महसूस हुआ कि कितने छोटे हम, इतने छोटे हैं और इतना सब कुछ हो रहा है। फिर सेम चीज़ जो है, मैं कच्छ में गया था, तो वहाँ पे गुजरात में, तो वहाँ पे रन ऑफ कच्छ वगैरह है, तो वहाँ पे मैंने देखे कि जो फॉसिल्स हैं उनका इतना 100-200 फीट ऊंचा, जो कहेंगे, चट्टान थे, सिर्फ फॉसिल भरे हुए थे उसमें, और वो बहुत पुराने थे, 200-300 मिलियन ईयर्स ऐसे करके थे। तो फिर उस समय ये मेरे को लगा कि कितना समय आगे और कितना समय पीछे है, कुछ पता ही नहीं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सही में आपका दिमाग थोड़ा सा बदल देती हैं ये सोचने के लिए कि हम लोग का क्या सिग्निफिकेंस, हम लोग के पास समय कितना है, हम लोग के पीछे कितना समय बीता है। ये सारी चीज़ें जो हैं सही में एक एज अ ले मैन, जैसे जब मैं जियोलॉजी नहीं किया था तब मेरे को बिल्कुल मतलब इस सब का अंदाज़ा नहीं था। तो अब जो है मेरे को लगता है कि ये मेरे को रियल लाइफ में भी थोड़ा हेल्प किया है, ये सोच के कि अगर कभी परेशानी आती है तो मैं बोलता हूँ कि भाई जियोलॉजिक टाइम स्केल में हम लोग का उतना आधा जो है डिफरेंस नहीं बैठता है, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग अपबीट रहें और मोटिवेटेड तरीके से चलें। तो ये फील्ड वर्क्स तो डेफिनेटली बहुत रिवॉर्डिंग है। नॉट टू मेंशन जो पियर्स के साथ मैं गया, दे आर लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स नाउ, क्योंकि उनके साथ वो चीज़ को शेयर किया मैं, तो बहुत बढ़िया है। यार। KGF मूवी में जो दिखाया है कि वहाँ से टन्स ऑफ गोल्ड निकला है, तो वो एक्चुअल है? जी, एक समय पे डेफिनेटली टन्स ऑफ गोल्ड है, इसलिए 4.5 किलोमीटर का आपको वहाँ पे खदान मिलेगा, जो गहराई तक है। लेकिन वो मूवी जो है, जो टाइम पीरियड जिसमें वो बता रहा है, वो शायद थोड़ा सा पहले की बात है, क्योंकि ये माइंस जो है आई थिंक अंग्रेज़ों के ज़माने में ही जो है पूरी तरह से माइंड आउट थे एक हद तक। फिर उसके बाद 2-3 बार और एक्सप्लोरेशन किया गया, जितना मेरे को समझ है, एंड उसमें वो पाया गया कि जो सोने का अभी दाम है मार्केट में, उस हिसाब से जो है वो थोड़ा सा घाटे में जाएगा अगर उस लेवल पे, क्योंकि आप समझिए 4.5 किलोमीटर पे जो तापमान है वो अपने आप में मतलब बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, क्योंकि आप धीरे धीरे और नीचे जा रहे हैं, और वहाँ हवा नहीं चल रहा है, और ऊपर से नीचे जो मैग्मा है, लावा है, वो सारे का भी एक असर बैठता है, और भी तरह की चीज़ें हैं जो इसके पीछे होती है, जिसकी वजह से तापमान बढ़ता है जैसे जैसे आप नीचे आते हैं। तो उस पसीने भरे दुनिया और पूरा मतलब वेंटिलेशन प्रोवाइड करना, ये देखना कि आप पानी के वजह से आप जो पानी उस वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो लीक करके पूरी तरह से उसको डुबा ना दे, तो इस तरह की चीज़ों को करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट और सब कुछ चाहिए होता है। तो ये सब मिला जुला के अब अभी जो है वो उसको नहीं, लेकिन हाँ वो मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हाँ, तो कि एक समय पे ज़रूर वहाँ पे टन भर जो है निकलता था सोना। यार, जब आपने KGF विजिट करा था तो कुछ ऐसी चीज़ थी जो आपको इंटरेस्टिंग लगी और हमारे ऑडियंस को जो थोड़ा सा एक्साइटमेंट दे? जी, मेरे को एक चीज़ जो दिखा वहाँ पे, जो मैं अगर खुद नहीं देखता तो विश्वास नहीं होता, वहाँ कुछ पौधे थे, कुछ फूल थे, पीले रंग के फूल थे वो। तो मेरे को बताया गया, जियो बॉटनी करके एक हम लोग का ब्रांच है जियोलॉजी में, जिसमें ये होता है कि बॉटनी यानी जो प्लांट्स हैं वो कैसे जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस रखते हैं। तो ये मेरे को बताया गया कि वो फूल जो है वो वहीं उगता है जहाँ पे सोना पाया जाता है। जैसे हम मान लीजिए कि कुछ किलोमीटर या कुछ मीटर, 100 मीटर नीचे जो है सोना होगा, और वहाँ पे आपको वो फूल मिलेगा उसके ऊपर ग्राउंड लेवल पे। मैंने बोला यार, इस फूल को कैसे पता है कि भाई ज़मीन के नीचे 100 मीटर 200 मीटर नीचे सोना है या ये वो। लेकिन मैं वहाँ 2 हफ्ते बिताया, जहाँ जहाँ पे टेलिंग जो मलबा था सोने के खदान का, या जहाँ जहाँ पे सोना जो है एक समय पे उगाया, मतलब जैसे निकाला जाता था, वहाँ वहाँ पे वो फूल मिलते थे, और उसके अलावा सब जगह बंजर था।
क्योंकि मतलब जैसे थोड़ा कर्नाटक, साउथ कर्नाटक थोड़ा सा कम पानी वानी का है। तो मैं देखता था कि यार ये वाला फूल, मैं फ़ोटो भी फिर उसके बाद लिया उसका, ये पता लगाने के लिए, तो लेकिन ये फूल और कहीं पे क्यों नहीं मिल रहा है। तो बाद में मेरे प्रोफेसर लोग जो मेरे साथ आए थे, तो उन्होंने बताया कि ऐसा माना जाता है कि सोने को घोल के जो ग्राउंड वाटर है वो थोड़ा थोड़ा करके अगर ऊपर भी आए तो वहाँ पे उस सॉइल में बहुत छोटे तादाद में वो सोना जो है मिलता है, इतना कि हम लोग उसको कुछ यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये फूल जो है उस सोने से बहुत प्रभावित होते, बहुत उनको बेनिफिट होता है, तो इसलिए वो वहाँ पे एकदम बहुत भारी मात्रा में आपको मिलेंगे। तो मेरे को वो देख के लगा कि अच्छा जियो बॉटनी एक्चुअल में तो, लेकिन अब ये है कि इस तरह का चीज़ मैंने एक दो और जगह भी सुना, कॉपर माइंस के लिए, जिंक माइंस के लिए और ये सब, तब मेरे को जाके मतलब थोड़ा सा लगा कि ठीक है, मतलब मैं पूरी तरह से कन्विंस शायद ना हूँ, क्योंकि होता है ना कभी कभी कि ये हो रहा है और ये दूसरा चीज़ है, दोनों कनेक्टेड है कि नहीं ज़रूरी नहीं है। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए और डेफिनेटली इसके बारे में मैं पढ़ना पसंद करूँगा, लेकिन हाँ, एक पौधे से ये बता देना कि सोना है यहाँ पे, वो एक चीज़ है जो वहाँ पे मैं देखा। वेरी इंटरेस्टिंग। तो अचल यार, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया अपने इतने बिजी शेड्यूल में से। एंड अब आप मेरे को ये बताओ कि आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? अभी जैसा मैंने बताया कि जियोलॉजी जो है वो मैं एज एन ऑप्शनल सोच के चुना था, और अभी यूपीएससी जो है उसके लिए मैं पूरा एकदम लगा हुआ हूँ। एंड उसके अलावा यूपीएससी का एग्ज़ाम साइकिल 12 महीना का होता है, 12-11 महीना, तो इसलिए मैंने उसके साथ साथ अपने लिए ये भी सोचा था कि एक एनजीओ जो है उसको खोलने का प्रयास किया, और मैं फैमिली भी है साथ में, एंड उसको लेके मैं जैसे निर्मल कुंज फाउंडेशन करके, तो उसको लेके मैं अभी और आगे काम कर रहा हूँ। उसके अलावा यूपीएससी तो दे ही रहा हूँ, तो यूपीएससी मेन है, और निर्मल कुंज फाउंडेशन जो है वो एज अ फिलर मेरा था, जिसमें अभी मैं ये कर रहा हूँ कि जितना हो सके अपना एक्सपर्टीज़ जो है, जितना भी मेरे को ज्ञान हुआ है यूपीएससी और अपना पूरा जर्नी में, उस चीज़ को मैं अप्लाई करके थोड़ा देखूँ कि क्या है, क्योंकि ऑडली इनफ मेरे को वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो नॉन प्रॉफिट वर्क जो है, तो उस चीज़ के बारे में भी मतलब कभी बात करूँगा मैं। बिल्कुल। अचल, थैंक यू सो मच यार इतना टाइम देने के लिए एंड इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मेरे ऑडियंस को देने के लिए। एंड आई होप कि आपकी बातों से काफ़ी सारे जो लोग हैं कि जिनको नहीं पता है कि जियोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं एंड किस टाइप की चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हो, तो आई होप कि काफ़ी सारे लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन आने के लिए। नहीं बिल्कुल, धन्यवाद मेरे को रखें यहाँ। एंड वन मोर थिंग कि काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती तो हमने नहीं कवर किया, बट मैं आपके साथ एक और पॉडकास्ट करूँगा और उसमें हम इन डेप्थ में बात करेंगे। जी बेशक, बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच अचल। नमस्ते। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी बातचीत मिस्टर अचल आनंद के साथ। आई होप कि ये आज का पॉडकास्ट आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड अगर आपके कुछ भी डाउट्स हों इस वीडियो से रिलेटेड एंड मिस्टर अचल के लिए, तो आप प्लीज़ उनको कमेंट में मेंशन करना, मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में उन सबको क्लियर करूँगा। एंड अगर ये आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए आज का हम पॉडकास्ट यहीं पे एंड करते हैं एंड थैंक यू सो मच।